नाज़रीन आदाब, आपका फिर से खैर मकदम है अवाम का फैसला 2024 के इस खुसूसी नशरियात में जो जम्मू एंड कश्मीर असम्बली इलेक्शंस के नताइज के हवाले से हम सुबह से करते जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप सुबह से देख रहे हैं, हम तज़िया कर रहे हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ का, कि उन्होंने लोगों के साथ कौन कौन से वादे किए और किस तौर से वो वादे कामयाब या नाकाम जो है साबित हो रहे हैं। तो अभी तक के जो रुझानात हमारे पास हैं उनके मुताबिक जो भारतीय जनता पार्टी है वो कोई 29 सीट्स में आगे चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 41 सीट्स में लीड कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 6 सीट्स में आगे है। पीडीपी जो है 4 सीट्स पे आगे चल रही है, जबकि पीसी जो है 1 सीट पे आगे चल रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं। और जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो 7 नशिस्तों में आगे चल रहे हैं। तो ये अभी तक के जो ट्रेंड्स है, अभी तक के जो रुझानात हैं। और इसमें जो है अभी तक जिन सीट्स के नताइज जो है आ चुके हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो जी मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उधमपुर की जो सीट है वो जी उधमपुर की जो सीट है वो बीजेपी ने जीत ली है। और रियासी की जो सीट है वो भी बीजेपी ने जीत ली है। रामबन की सीट में अभी जी ये चिनानी उधमपुर की सीट जो है वो बीजेपी ने 15,611 वोट से जीत ली है। बलवंत सिंह मनकोटिया हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, वहां पे वो जीत चुके हैं। जी तो आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं तारुफ कराए देता हूं मेरे इस निशस्त में जो हमारे साथ जर्नलिस्ट हजरात शामिल हो रहे हैं। मेरे बिल्कुल बाएं हाथ की जानिब बैठे हैं रियाज मसरूर साहब। आप जानते हैं एक सीनियर सहाफ़ी हैं और इस वक्त जो है बीबीसी के लिए काम कर रहे हैं। उनके साथ बैठे हैं मुश्ताक अहमद तांतरे साहब, इनसे भी आप वाकिफ होंगे। ये हमारे जो यहाँ पे रीजनल न्यूज़ यूनिट है उसके फॉर्मर चीफ हैं। और उनके बराबर में बैठे रियाज मलिक साहब जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं। जी रियाज साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं कि ये जो अब तक के जो नताइज हैं या जो ट्रेंड्स वगैरह हैं, इनसे आप क्या अखज़ कर लेते हैं? व्हाट इज द इन्फ्लुएंस दैट वी कैन ड्रा फ्रॉम देम? जी देखें, ये नताइज जो है उतने ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। ये पहले से मालूम था, लोगों को तवक्को थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है दे में परफॉर्म बेटर। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें निकल के सुबह से जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो ये आई हैं कि कांग्रेस से जो उम्मीद थी कि वो एक्सपेक्ट था कि वो परफॉर्म करेंगे, वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ। अभी तक वो सिंगल डिजिट्स में है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से इतनी बड़ी तादाद में ज़्यादा सीटों पे, खास तौर से साउथ कश्मीर और पीर पंजाल रेंज और डोडा रीजन जो है, वहाँ उनकी प्रेजेंस बहुत दहाइयों बाद अब फील हो रही है। जी तांतरे साहब, अगर आपसे मैं आपके इब्तदाई कलमात चाहूँ जो अब तक की ट्रेंड्स वगैरह हैं उनके हवाले से। नहीं, एक तो ये है कि जो सुबह हमने बात की थी और सुबह से बात चल ही रही थी, तो सुबह हम ये कह रहे थे कि ये जो रुझानात हैं ये बदल भी सकते हैं, लेकिन बाय नाउ जी तांतरे साहब कता कलामी के लिए माफी चाहूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये बिलावर कोठवा से सतीश कुमार शर्मा जो है बीजेपी के, उन्होंने जीती है ये सीट 21,368 वोटों से। बिलावर कोठवा की जो सीट है, सतीश कुमार शर्मा है बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये सीट जो है वो 21,368 वोटों से जीती है। जी तांतरे साहब, तो अब ये जो सूरत हाल है, कुछ नताइज भी आ गए हैं और जहां नताइज अभी नहीं आए हैं वहां लीड अनएसेलेबल हो गई है। तो पिक्चर जो है वो यही लग रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस जो है वो हाफवे मार्क को पूरा कर ही लेगा। और उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो परफॉर्मेंस, जैसा कि रियाज साहब ने कहा, वो थोड़ा बियॉन्ड जो अंदाजे लगाए गए थे उससे भी आगे की है। और इसमें वही लग रहा है, मैंने सुबह भी बात की थी, वो ये है कि एक अंडर करंट ये लग रहा है कि खासतौर पर कश्मीर और पीर पंचाल और ये जो चिनाब वैली का खित्ता है, वहां लोगों को कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ है कि पिछले 2-3 इलेक्शंस में जो फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट उन्होंने दिया,
जो हंग असेंबली यहाँ आई उसने उनके मफादात को नुकसान पहुंचाया और उसकी तलाफी के लिए अब की बार उन्होंने कोशिश की है कि एक ही पार्टी को एक तरह से डिसाइसिव मैंडेट दिया जाए और वो स्विंग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ गई है और उसका नुकसान जो है वो ज़्यादातर वादी में पीडीपी को उठाना पड़ा है। और ये भी है कि क्या उसकी वजह से और जो प्लेयर आ गए थे जो नई पार्टियां आ गई थी उनकी तरफ भी अवाम ने कोई तवज्जो नहीं की है, आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ तवज्जो नहीं की है। तो एक तरह का कहा जाएगा कि लोगों ने एक तरह से एक मैच्योर्ड फैसला ही दिया है उन हालात को देखते हुए जिनसे उन्हें पिछले 10 साल के दौरान गुजरना पड़ा। जी एक ब्रेकिंग न्यूज मुझे बताया जा रहा है इस वक्त जडीबल श्रीनगर से तनवीर सादिक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है, ही हैज वन दिस सीट बाय 16,173 वोट्स। तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने जडीबल श्रीनगर की जो सीट है वो 16,173 वोटों से जीत ली है। जी रियाज मलिक साहब, ये जो अभी तांत्रे साहब बता रहे थे कि अभी तक की जो ट्रेंड्स वगैरह हैं ये अब लगता है कि इरिवर्सिबल है, हालांकि वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी भी बाकी है। तो आपके इब्तिदाई कलमात चाहूंगा अब तक की ट्रेंड्स के हवाले से। तकरीबन जो गिनती के मराहल है वो तकरीबन हतमी मरहले में है, अभी 2 या 3 राउंड मैक्सिमम जगहों पे ऐसे ही बाकी हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वाजिया बारतरी मिलती हुई नजर आ रही। 41 सीटों पे अभी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को बारतरी हासिल है, जिनमें से कुछ सीटें जीती भी है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बागी कुछ उम्मीदवार थे जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने भी कामयाबी हासिल की है। तो मैं ये 41 का नंबर उसमें 3-4 और आप ऐड करिए जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा ज्वाइन करेंगे, तो मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस 45-46 के करीब अकेले ही पहुंच जाएगी जो नंबर दरकार है, तो वो ऐड हो जाएंगे। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए विन विन सिचुएशन है। और पीडीपी जो उनका बैशन रहा है साउथ कश्मीर, वहाँ से बुरी तरह हार गई है, वो अनएक्सपेक्टेड था। हम पीडीपी के लिए वहाँ से कुछ सीटें देख रहे थे। और जैसे रियाज साहब ने कहा, जम्मू में जो कांग्रेस की दुर्गत हुई एक बार फिर बीजेपी के हाथों, वो भी इस वक्त एक्सपेक्टेड नहीं था। कुछ सीटें हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि वहाँ से बीजेपी हार जाएगी और कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर से लेकर चिनाब और पीर पंचाल की पहाड़ियों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है झंडा, उन्होंने झंडा गाड़ दिया फतह का। तो ये एक तब्दीली हमें वाज़ह नज़र आ रही है। जी रियाज महसूद साहब, अगर हम ये देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दे आर डूइंग अनएक्सपेक्टेडली वेल, और उसके मतलब इनफैक्ट वो एक तरीके से हम कह सकते हैं दे आर प्रेडिक्टिंग ऑन द सीट्स दैट वेयर। एक और पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे बताया जा रहा आ रही है इस वक्त, वो है जम्मू नॉर्थ की कॉन्स्टिट्यूंसी से श्यामलाल शर्मा है बीजेपी के कैंडिडेट, वो ये सीट जीत चुके हैं 27,363 वोटों से। जी मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जम्मू नॉर्थ की जो सीट है वो श्यामलाल शर्मा है बीजेपी के हैं, और उन्होंने ये जो सीट है 27,363 वोटों से जीत ली है। जी मसरूर साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं, और बिल्कुल कन्वर्सली पीडीपी की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल एक वर्स्ट परफॉर्मेंस कहा जा सकता है अब तक, तो इसकी क्या वजूहात रही? जी देखें, इसको आपको हल्का सा रीसेंट पास्ट के साथ ट्रेस करना पड़ेगा। जो पार्लियामेंट इलेक्शन में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि उमर अब्दुल्ला भारी वोटों के भारी फर्क से हार गए, जो जेल्ड लीडर हैं इंजीनियर रशीद, उनसे। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक यंग लीडर आगा रूहुल्ला बड़े फर्क के साथ जीत गए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। तो आगा रूहुल्ला ने जिस तरह से बातें की हैं, क्योंकि इस बार सड़क, पानी, बिजली और दूसरे एमिनिटीज ने बैक सीट लिया था। इस बार जो बड़े मुद्दे थे वो आइडेंटिटी को लेकर थे, वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को लेकर थे, वो राइट्स को लेकर थे, जिसमें आगा रूहुल्ला ने पार्टी को गैल्वनाइज किया। और उमर अब्दुल्ला की हार का जो सिंपैथी फैक्टर है वो भी हो सकता है कि उनको ऐड हुआ हो। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से कहती रही है कि वो जम्मू कश्मीर की पार्टी है, तो इसलिए इस बार मुझे लगता है कि वो, जैसा मुश्ताक साहब ने भी कहा कि लोगों के जहन में भी ये था कि फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट से नुकसान लोगों का ही होता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज आउट परफॉर्म्ड इट्स ओन एडवर्सरीज। जी एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हमारे सामने आ रही है। पुलवामा
से वहीदुर रहमान पर्रा पीडीपी के जो लीडर हैं उन्होंने 8,148 वोटों से पुलवामा की सीट जो है वो जीत ली है। चले खुदा खुदा करके पीडीपी ने खाता खोल लिया। तो मेरे सवाल का जो दूसरा हिस्सा था वो ये था कि पीडीपी की जो इतनी खराब परफॉर्मेंस है, इसके कई एक वजूहात हो सकते हैं। तो आपके क्या आप कुछ वजूहात गिना सकते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा? जरूर। देखें, पीडीपी एक रीजनल ऑल्टरनेटिव के तौर पे उभरी थी 1998 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में। तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म पहले किया, लेकिन अगर इन 20 साल या कितने साल हुए हैं इस पार्टी को, इसका अगर आप एनालिसिस करें तो कश्मीर में सबसे ज्यादा रेट ऑफ एट्रिशन पीडीपी का है। एट्रिशन यानी टूट फूट का शिकार सबसे ज्यादा यही पार्टी रही। इस हद तक रही कि इसके बतन से बाकायदा एक नई पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म लिया। इसी से निकल कर लोग आए और उन्होंने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी, और ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन जिस फॉर्मूले पे ये पार्टी बनाई गई थी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, उन्होंने विनेबल्स, इलेक्टेबल्स जिनको कहते हैं, उनका एक जमगठा तैयार किया था। यानी जो पहले से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मजबूत थे, जीतते आ रहे थे, 96 में उन्होंने जीता था या 87 में जीता था, 83 में जीता था, ये उनकी पार्टी थी। लेकिन उनका एक पास्ट था। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बगावत की थी 83 में, जब गुलशाह की हुकूमत, मरहूम गुलाम अहमद शाह साहब की हुकूमत आ गई, तो उन्होंने बाकायदा वही हिस्ट्री रिपीट की पीडीपी के साथ भी। जब पीडीपी इख्तिदार से हट गई तो पीडीपी का रेट ऑफ एट्रिशन डबल हो गया अचानक। तो यही वजह है, ये पहले एक्सपेक्टेड था कि 5-6 सीटों से ज्यादा ये नहीं जाएंगे। जी, सुरनकोट से एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। सुरनकोट पुंछ से चौधरी मोहम्मद अकरम, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने ये सीट जीत ली है 8,851 वोटों से। सुरनकोट पुंछ की जो सीट है चौधरी मोहम्मद अकरम जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनके खाते में गई है, और उन्होंने ये जो सीट है वो 8,851 वोटों से जीत ली है। जी तांत्रे साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊं, वो जैसा कि अभी मसरूर साहब कह रहे थे कि पीडीपी के ही जब वो टूट फूट का शिकार हुई तो उसके बतन से कुछ और पार्टियां उभर के नहीं, और परमानेंटली जिस पार्टी का हम नाम ले सकते हैं वो थी अपनी पार्टी। और अपनी पार्टी पिछले जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए उसमें भी हमने देखा, और अब जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं इसमें भी देखने को मिल रहा है कि वो कहीं पे अपना मार्क जो है it's not able to make its mark, make its presence feel। तो क्या वजह है कि ये जो अपनी पार्टी है कहीं दिख नहीं रही है? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें ये बात जो है, जैसा कि रियाज साहब ने भी इशारा किया, वो ये कि अपनी पार्टी एक बड़े क्रूशल वक्त पे बनी, और निकले तो लोग ज़्यादातर पीडीपी से थे, जो पार्टी इख्तिदार से अभी निकली थी और एक नई सूरत हाल से दो चार हो गई थी पूरी रियासत, पूरा खित्ता। तो ऐसे में जब अपनी पार्टी बनी तो अपनी पार्टी ने फौरी तौर पर मरकज़ की उस हुकूमत के साथ राबिते उस्तवार किए, और दीगर पार्टियां उस वक्त थोड़ा सा कैद में थी, और एक तरह का एहतिजाज था, रंजुगम था। जब उनके रवाबित शुरू हो गए तो एक तासुर ये पैदा हो गया कि इस पार्टी को एक मुतबादिल के तौर पर कहीं और से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो वो एक मैसेज है जो लोगों ने ली, और पीडीपी के हवाले से ये कहना भी शायद होगा कि उनको सीटें ज्यादा नहीं मिल रही हैं, लेकिन जी तांत्रे साहब, सॉरी आपको रोकूंगा यहाँ पे। एक सुचेतगढ़ जम्मू से गारू राम जो हैं बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये सीट जीत ली है 11,141 वोट से। सुचेतगढ़ जम्मू की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में गई है, गारू राम कामयाब हुए हैं 11,000 से जायद वोटों से वहां पे। जी तांत्रे साहब। तो अब ये रहा कि पीडीपी से बहुत से लोग चले गए जी, और एक नई पार्टी बन गई, और ज्यादातर लोग जो वजीर रह चुके थे, एमएलए रह चुके थे, वो निकल चुके थे जी। उसके बावजूद पार्टी ने इस इलेक्शन में जब हिस्सा लिया तो 20-30 ऐसी नशस्तें हैं वादी की जहां दूसरे नंबर पर पीडीपी रही। और मेरे ख्याल में ये जब डिटेल्स आ जाएंगी, वोट शेयर की बात आ जाएगी, तो अपनी पार्टी और इस तरह की जो नई पार्टियां बनी उनके मुकाबले में पीडीपी की फिर भी जो परफॉर्मेंस रही है वो किसी कदर मुतासिरकुन रही है। हालांकि ये भी सही है कि सीटें जीतने के ताल्लुक से जो तवक्का थी
کہ شاید 6 سے 10 تک سیٹیں یہ پارٹی جیت جائے گی، وہ پورا ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیتا. اس میں وجہ وہی رہی، وجہ یہ رہی کہ پی ڈی پی ہو یا جو یہ نئی پارٹیاں بنی، یہ ایک طرح سے متبادل کے طور پر یہاں ابھری تھی نیشنل کانفرنس کے، اور اس سے جو یہاں کا مینڈیٹ تھا وہ فریکچرڈ ہو گیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ 2002 میں سنگل لارجسٹ پارٹی نیشنل کانفرنس تھی، اس کو 28 سیٹیں ملی. تو 2008 میں بھی سنگل لارجسٹ پارٹی نیشنل کانفرنس تھی، 28 سیٹیں ملی. اور 2014 میں سنگل لارجسٹ پارٹی پی ڈی پی تھی، لیکن اس کو صرف 28 سیٹیں ملی. تو لوگوں کو ایک طرح سے کہیں نہ کہیں لگا کہ یہ جو فریکچرڈ منڈیٹ جا رہا ہے، اس سے ان کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے اور نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس نقصان کی اگر تلافی کرنی ہے تو انہیں کسی ایک بینر کے آگے جمع ہونا ہوگا، اور اس میں ان کی اس وقت کے حالات میں نیچرل چوائس جو ہے وہ نیشنل کانفرنس بنی. ایک بریکنگ نیوز اس وقت ہے، وہ یہ ہے کہ ڈی ایچ پورہ کلگام سے نیشنل کانفرنس کی کینڈیڈیٹ سکینہ مسعود یا سکینہ یتو جن کو کہتے ہیں، انہوں نے یہ سیٹ جیتی ہے 17,449 ووٹ سے. سکینہ یتو جو ہیں وہ 17,449 ووٹوں سے ڈی ایچ پورہ دمہال ہانجی پورہ کلگام کی سیٹ جو ہے اس سے کامیاب قرار دی گئی ہے. جی ریاض ملک صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو ابھی تاترے صاحب کہہ رہے تھے کہ لگتا تھا کہ پچھلے جو 2-3 الیکشنز ہوئے ان میں جو ریجنل پارٹی تھی، چاہے وہ این سی تھی یا پی ڈی پی تھی، ان کی ایک لگتا تھا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہے وہ 20-25 کے آس پاس ہے یا 28 کے آس پاس ہے. تو لیکن اب کی بار جو ہم دیکھ رہے ہیں تو نیشنل کانفرنس جو ہے وہ اس سیچوریشن پوائنٹس سے آگے تجاوز کر جاتی ہے. اس وقت بھی جو ہے مورالس 41 سیٹس پہ یا تو مطلب لیڈ کر رہی ہے جو اب تک کی ٹرمز ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو کٹ آف پوائنٹ تھا 25-28 کا، اس کو تجاوز کرنے میں کوئی نہ کوئی وجہ تو رہی ہوگی، اس کو سمجھنا چاہیں گے. یہ جیسے دادری صاحب نے کہا کہ اس بار جو ہے الیکشنز میں لوگوں نے جیسے نتائج آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں نے ایک مخصوص پارٹی کو اپنا مینڈیٹ دینے کی کوشش کی ہے. حالانکہ متبادل یہاں پی ڈی پی بھی تھی، اپنی پارٹی بھی تھی، پیپلز کانفرنس بھی تھی، اور عوامی اتحاد پارٹی کے کینڈیڈیٹ تو تقریباً 35 سے 40 نشستوں پہ الیکشن لڑ رہے تھے. انہوں نے بھی اپنی کوشش کی کہ وہ متبادل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرے. لیکن لوگوں نے جو ہے ابھی جو نتائج آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے نیشنل کانفرنس کو ہی مینڈیٹ دینا ہے اور کشمیر کے مینڈیٹ کو فریکچر یا ڈیوائیڈ نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک پارٹی کو واضح برتری یہاں سے دینی ہے. دوسری بات اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. ملک صاحب آپ کو روکوں گا. اندروال کشتواڑ سے جو ہے پیارے لال شرما ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. ہی ہیز ون دا سیٹ بائی 643 ووٹس. 643 ووٹوں سے اندروال کشتواڑ کی جو سیٹ ہے، پیارے لال شرما جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے یہ سیٹ جیت لی ہے. جی ملک صاحب، میں کہہ رہا تھا کہ کشمیر کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھیے جو آپ نیشنل کانفرنس سیٹ ٹیلی میں اضافہ دیکھ رہے ہیں، اس بار نیشنل کانفرنس نے ماضی کے 2-3 الیکشنوں کے برعکس چناب میں بہت اچھا کیا. رامبن کی دونوں سیٹوں پہ نیشنل کانفرنس لیڈ کر رہی ہے. حالانکہ ماضی میں یہ دونوں سیٹیں نیشنل کانفرنس کانگریس کو گفٹ کرتی رہی پچھلے 2 الیکشنز میں، یا تو ان کا کینڈیڈیٹ ہارتا تھا، لیکن اس بار وہ دونوں سیٹوں سے جیت رہے ہیں. اس کے علاوہ پیر پنچال کی جو 7 سیٹیں ہیں، 7 میں سے 6 سیٹوں پہ نیشنل کانفرنس یا نیشنل کانفرنس کے باقی 2 آزاد امیدوار جیت رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ صرف کشمیر میں بلکہ پیر پنچال کی پہاڑیوں پہ اور چناب وادی کے جو ڈوڈا کشتواڑ اور رامبن اضلاع ہے ان میں بھی نیشنل کانفرنس کو اس وقت عوام کی پذیرائی حاصل تھی، اور یہ جو نتائج ہے یہ اس پذیرائی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. جی ریاض مسرور صاحب، ڈی پی اے پی ایک بہت بڑے لیڈر غلام نبی آزاد کی پارٹی، ان کا کہیں نام و نشان نہیں دکھ رہا ہے آج کے ان نتائج میں. جی چونکہ ان کا جو برانڈ نیم ہے وہ کانگریس رہا ہے، جی تو وہ ایک بہت ہی کروشل جنکچر پہ کانگریس سے نکل گئے اور انہوں نے اپنی پارٹی، بلکہ یہ واحد سیاسی تنظیم ہے جس کا نام اس کے لیڈر کے نام کے ساتھ. سوری ریاض صاحب، آپ کو روکنا پڑے گا. آپ اعلان کریں.
पार्डर नागसेनी किश्तवाड़ की सीट जो है वो सुनील कुमार शर्मा है बीजेपी के, ये जीत रहे हैं 1445 वोट से ये जीत चुके हैं। पार्डर नागसेनी किश्तवाड़ की जो सीट है सुनील कुमार शर्मा है बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 1445 वोट से ये सीट जो है जीत चुके हैं। जी मसरूर साहब। जी जाहिर है उनका जो काडर था, अगर आपको याद होगा उनकी पार्टी में जोग दर जोग जो कांग्रेसी लीडर या एक्टिविस्ट हैं वो ज्वाइन कर गए थे, लेकिन सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर वो दोबारा वापस अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कांग्रेस में चले गए। एक तो ये है, दूसरा कि उन्होंने कोई खास मतलब वेव क्रिएट नहीं कर पाए वो, जबकि वो 3 साल तक यहाँ 3 साल से थोड़ा सा कम अरसा 2005 से लेकर 2008 तक वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी वो मतलब सराहे गए उनके इक़दाम जो भी उन्होंने उठाए, लेकिन वो सब उनके किसी काम नहीं आया क्योंकि वो ग्रास रूट से कट गए जो ही वो कांग्रेस से अलहदा हो गए। तो यही वजह है कि, और उनकी तबीयत भी नासाज थी, वो कैंपेन भी नहीं कर पाए उस तरह से, यही वजह है कि उनकी पार्टी आपको रेस में कहीं नहीं दिख रही। रियाज साहब, हम क्या ये कह सकते हैं कि ये जो DPAP है, आज़ाद साहब की पार्टी है या अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी है, तो इनका अच्छा परफॉर्म न करना एक डैम्पनर हो सकता है बाकी नई पार्टीज के इंसेप्शन के तई। बट एक अपडेट आ रहा है बड़गाम से जो है उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने ये सीट बड़गाम की जो सीट है 11,278 वोट से जीत ली है। जी उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो 11,278 सीट से बड़गाम की सीट से कामयाब करार दिए जा चुके हैं। जी मेरा सवाल ये था कि क्या ये एक आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड साइन फॉर द न्यू पार्टीज जो हु वुड बी इन द मेकिंग। नहीं, ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं कहा जाता है कि भाई अब नई पार्टियां नहीं बनेंगी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई भी बंदा जो है उसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन देने के लिए डेमोक्रेटिक मीन्स को यूज करता है, वो पार्टी बनाता है। लेकिन इसमें परख कहां पे होती है? परख होती है इंतखाबात में, पोलिंग बूथ पे। फिर देखा जाता है कि लोगों का झुकाव किस तरफ है, लोगों ने किसके मैनिफेस्टो को पसंद किया। तो जाहिर है उनके लिए ये मौका नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जिस कॉन्टेक्स्ट या जिस पस मंजर में ये इंतखाबात लड़े गए, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो या कोई भी पार्टियां एक दूसरे को बीजेपी की ABC टीम करार देने में काफी ज्यादा वक्त उन्होंने उसमें भी जाया किया और उसका एक इंपैक्ट भी पड़ता है, क्योंकि ऐसी बातें भी हुई। आपने देखा सोशल मीडिया पे एक तूफान मच गया था जब इंजीनियर रशीद के बेटे या उन्होंने खुद रिहाई के बाद वादी के कोने कोने में कैंपेन की, लेकिन उसका नतीजा आपको आज नताइज में दिख नहीं रहा है। तो पार्टियां बनती रहेंगी, लेकिन यह है कि इस बार नैरेटिव्स कुछ रिफाइन होने लगे हैं। जी अक्सर हमने देखा था, एक तो इल्जामात और जवाबी इल्जामात होते थे, दूसरा लोग कहते थे हम जन्नत की नदियां बहा देंगे, दूध की नदियां बहा देंगे। ऐसे वादे नहीं किए गए एक्सेप्ट फॉर फ्यू सॉप्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में हैं। सब लोग आइडेंटिटी, राइट्स और डिग्निटी की बातें कर रहे थे। तो अब ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा इस डिस्पेंसेशन के लिए जो इख्तिदार में आती है, क्योंकि वो किस तरह से ये मैनिफेस्टो अब कॉन्वर्ट करती है इनटू एक्चुअलिटी। जी रामनगर उधमपुर से बीजेपी के कैंडिडेट सुनील बरद्वाज जो है 8,046 वोट से ये कॉन्स्टिट्यूंसी जीत चुके हैं। रामनगर उधमपुर की जो सीट है वो बीजेपी के कैंडिडेट सुनील बरद्वाज 8,046 वोटों से जीत चुके हैं। जी तंत्र साहब, मैं यही जो बात मैंने रियाज मसरूर साहब से कही थी, इसी को थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके अगर आपसे पूछूं, वो ये कि ठीक है नई पार्टीज तो बनती रहेंगी, बिकॉज नई पार्टीज बनना या पुरानी पार्टीज का टूटना फूटना, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ गेम एज फार एज डेमोक्रेसी इज कंसर्न। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो नई पार्टीज हैं जिनको शायद किसी लेवल पे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दे विल डू समथिंग, लेकिन जब आई डोंट थिंक दैट दिस हैज बीन अ वेरी एनकरेजिंग एक्सपीरियंस फॉर अदर्स। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि ये इतना कि इनका कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है इलेक्शंस में? 2-3 चीजें हैं, इसको फिर हमें देखना पड़ेगा उसी पस मंजर में जिस पस मंजर में ये चुनाव हुए हैं। और इस ताल्लुक से आप 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ
उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी तांत्रे साहब, ये एक और अपडेट आ रहा है लाल चौक श्रीनगर से। शेख एहसान अहमद जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं 10,810 वोट से कामयाब करार पाए हैं। लाल चौक श्रीनगर की जो सीट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली है 10,000 से जायद वोट से। जी तांत्रे साहब, तो ये एक कंटेक्स्ट जो है, इसमें एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो है 5 अगस्त 2019 को जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई, स्टेटहुड छीन के एक यूनियन टेरिटरी बन गई, वो भी एक नहीं दो, और स्पेशल स्टेटस चला गया। उसके बाद जब ये पार्टियां बनी, और जाहिर बात है कि यहाँ इस खित्ते में जो नैरेटिव चल रहा था पिछले 70 साल से, उसके तनाजुर में एक नए नैरेटिव की, एक नए रोड मैप की जरूरत थी। ये जो नई पार्टियां बनी, पार्टियां तो बनी, लोग पुराने थे और नजरिए में या किसी रोड मैप में उनके पास कुछ नया नहीं था। और दूसरी ये भी बात लगी टाइमिंग के हिसाब से, ये भी लगा कि कहीं ये जो कुछ छीना गया है उसको लेजिटिमाइज करने के कोलैबोरेटर्स तो नहीं है। तो उस ताल्लुक से मेरे ख्याल में लोगों ने इसको उसी तनाजुर में देखा। नहीं तो नई पार्टियों की जरूरत भी रहेगी और मेरे ख्याल में वो है भी। और लोग मुतबादिल इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि कहीं कहीं आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं, ऐसे भी आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं जिनका इन पार्टियों से भी ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर आम आदमी पार्टी की कहीं प्रेजेंस नहीं है, लेकिन डोडा से पता चला है कि एक कैंडिडेट वो जो है उस पार्टी का कामयाब हुआ है। और इंजीनियर रशीद के ताल्लुक से अब अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि हालांकि वो बहुत कम वक्त में आए और जल्दी जल्दी उन्होंने मुख्तलिफ हल्कों में अपने उम्मीदवार खड़ा किए, लेकिन बहुत से हल्कों में उनके उम्मीदवारों ने काबिल कदर और काबिल एतना वोट हासिल किए हैं। तो उस एतबार से ये है कि लोग मुतबादिल भी चाहते हैं और अच्छा मुतबादिल चाहते हैं। और फिर ये जो मैंडेट आज मिल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, मेरे ख्याल में उनके लिए अपॉर्चुनिटी तो होगी, ये एक बड़ा चैलेंज भी होगा, क्योंकि पिछले 10 साल में जो तब्दीलियां आ गई हैं, तब्दीलियां एक तो ये हो गए कि जो यहाँ के कंटेक्स्ट में आ गई, और दूसरा ये भी हुआ कि गवर्नेंस का जो मॉडल बदला है और अवामी नुमाइंदों के तई अवाम की जो एहसासात हैं और जो तवक्कात हैं वो जो बड़ी हैं, तो उस ताल्लुक में अगर वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर वक्त निकलेगा, फिर गुंजाइश मिलेगी कि नई पार्टियां आ जाएं, और नई पार्टियां आ सकती हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त जिस कंटेक्स्ट में ये नई पार्टियां सामने आई थी, वो अपनी पार्टी हो या आज़ाद साहब की पार्टी हो, तो उस कंटेक्स्ट में लोगों ने उसकी तरफ, क्योंकि उनके पास नया कुछ था नहीं, लोग भी पुराने थे और कह तो वो कुछ नहीं रहे थे, बल्कि सिर्फ एक शक पैदा हो गया था कि ये है जो हमसे छीना गया है उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश का एक हिस्सा है। जी जी, रियाज मलिक साहब, एक जो रिलेटेड सा क्वेश्चन इसी के साथ है कि जब कैंपेनिंग पूरे शदोमत से जारी थी, तो जो मेन रीजनल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, तो वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को प्रॉप अप किया जा रहा है, प्रॉप अप विद इन कोट्स, प्रॉप अप किया जा रहा है सो एज टू सेपरेट द वोट इन कश्मीर वैली। लेकिन अब जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें इट डजंट सीम कि इंडिपेंडेंट्स आर डूइंग गुड समवेयर। हाँ बिल्कुल, ये असल में वही इलेक्शन तक ही महदूद था। हमें तब भी मालूम था कि ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं ये इतने गैर मारूफ थे, तो इनके जीतने के इम्कान न तब थे और आज तो बिल्कुल वाज़ह हो गया कि ये जीत नहीं पाए, ये पहले ही था। लेकिन तब एक असल में वो नैरेटिव बिल्डिंग होती है ना, उसका भी फायदा मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि यहाँ मैंडेट को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। लोगों में एक मैसेज उस वक्त गया ये कि ये जो आज़ाद उम्मीदवारों की एक फौज मैदान में उतारी गई है, ये कश्मीर में मैंडेट को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं लोगों के जहनों में ये बात घर कर गई और आज जो हम नताइज देख रहे हैं इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं उनमें लोगों ने भर भर कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाले हैं। और वो जो मैसेजिंग की जा रही थी उस वक्त इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि ये इंडिपेंडेंट नुकसान करेंगे, हालांकि वो उतने नामी ग्रामी थे नहीं, उनसे उतना कुछ होना नहीं था एक्सेप्ट इंजीनियर रशीद को छोड़कर। हालांकि उनकी अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी इंडिपेंडेंट के तौर ही इलेक्शन लड़ रहे थे, बाकी इंडिपेंडेंट तो ऐसे ही थे। लेकिन मैसेजिंग जो थी वो एक नैरेटिव बनाया गया और वो नैरेटिव काम भी कर गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में उसका भरपूर फायदा भी मिला।
اب جہاں تک نیشنل کانفرنس کو فائدہ ملنے کی بات تھی ویلی کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہو گیا. ہم کشمیری میں ایک محاورہ کہتے ہیں کہ تیل توش یل نوش گیروائی. ناؤ دیٹ واٹ ایور واز ٹو بی ڈن ہیز بین ڈن ایز فار ایز دا الیکٹوریٹ از کنسرن. اب جو مرحلہ سٹارٹ ہو رہا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری کروشل پرٹیکولرلی نیشنل کانفرنس کے لیے. تو ریاض صاحب کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ how easy or difficult or tricky it is going to be for national conference کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے وعدے کر کے یہ الیکشن جو ہے اس میں آگے آئے ہیں. یہ صرف وعدوں کا مسئلہ نہیں ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے کیک واک اور این ایزی گوئنگ تھنگ. دیکھیں نیشنل کانفرنس مان لیجئے مطلب ان کو اپنے طور پہ بھی میجورٹی سے چند سیٹیں کم, لیکن الائنس میں 50 کا آنکڑا تو پار ہو ہی گیا ہے. جی اس کے باوجود آپ اس کو فلپ کر کے دوسری طرف سے دیکھیں. آپ کے سامنے ایک اسمبلی ہے جس میں 50-55 لوگ ہیں جو ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں, لیکن آپ کے پاس ایک فارمیڈیبل اپوزیشن ہوگا. جی کم سے کم 30 بی جے پی ممبران ہوں گے, انڈیپینڈنٹس ہوں گے جن کے ساتھ اختلافات ہیں نظریاتی طور پہ. تو بہت مشکل ہوگا نیشنل کانفرنس لیڈ الائنس کا کوئی بھی بل پاس کروانا یا اپنے مینیفیسٹو میں جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل سٹیپ اٹھانا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوں گے ان پر گورنر کا آشیرواد ہوگا. اور پہلے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ لیفٹننٹ گورنر کے پاورز کو بہت وسعت دی گئی ہے, انہیں وسیع کر دیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ بی جے پی کی سیٹوں کو گن رہے ہیں 30 یا 29, لیکن آپ اس میں 5 کا اضافہ بھی کر دیجئے جو نامینیٹڈ ممبرز ہیں, اور ان کو برابر ووٹنگ رائٹس ہوں گے اسمبلی کے فلور پر. اور یہ بہت مشکل ہوگا 2/3 میجورٹی سے کوئی بھی بل پاس کروانا. یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا, بجائے مطلب اس چیلنج سے بھی بڑا یہ چیلنج ہوگا جس میں آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا اپنے مینیفیسٹو کے ویژن کو ریئلائز کر پائیں گے یا نہیں, اس کو ایکچولائز کر پائیں گے یا نہیں. سب سے پہلے بات ہے کہ کیا جو اپوزیشن ہوگی وہ اپوزیشن معمولی اپوزیشن نہیں, وہ غیر معمولی اپوزیشن ہوگی, بہت فارمیڈیبل اپوزیشن ہوگی. دے آر گونو گیو دیم سلیپلیس نائٹس ٹو دا ٹریجری بینچز. سو تانترے صاحب اسی سے ایک جڑا ہوا سوال اگر میں آپ سے کروں گا, وہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایز فار ایز دا پرومسز ان نیشنل کانفرنس مینیفیسٹو آر کنسرنڈ ان کو تھوڑی دیر کے لیے التوا میں ڈالا جائے گا یا دے ول ہیو ٹو ویٹ؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نیشنل کانفرنس کے لیے جہاں یہ اپرچونٹی ہوگی وہاں یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہوگا. جی تو اس میں اب جو پکچر سامنے آ رہی ہے اس میں یہ آ رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کو ایک سمپل میجارٹی تو خود ہی ملے گی اور ان کا جو الائنس پارٹنر ہے کانگریس ان کے ساتھ ملے گی, لیکن آگے کا راستہ آسان نہیں ہوگا. جیسا ریاض صاحب نے کہا ایک فارمیڈیبل اپوزیشن ہوگی, اور پھر یہ بھی ہوگا کہ جو ریاست میں ان کی اپوزیشن ہوگی وہ سینٹر کی رولنگ پارٹی ہوگی. میرے خیال میں زیادہ دلچسپ معاملہ یہ بھی ہوگا کہ اب جو مرکز کی رولنگ ڈسپینسیشن ہے وہ جموں کشمیر میں آج عوام کے اس مینڈیٹ کو کیسے دیکھتی ہے, اور اس کی بنا پر جو حکومت مارزی وجود میں آتی ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے لیتی ہے, اور اس کا رویہ اس کے تئیں کیا رہتا ہے. یہ میرے خیال میں خاصا دلچسپ ہوگا, کیونکہ بہرحال مرکزی سرکار اور مرکزی حکمران پارٹی یہ کہہ چکی ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ دینا ہم نے وعدہ کیا ہے اور وہ اسٹیٹ ہوڈ دیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس جانب وہ بڑھیں گے یا اس میں رکاوٹیں پیدا کریں گے, اور یہ لوگ اگر اس جانب بڑھنا چاہیں گے تو کیسے بڑھیں گے. تو میرے خیال میں ڈے ٹو ڈے گورننس کا مسئلہ تو رہے گا ہی رہے گا, لیکن یہ ایشوز ہوں گے جو بڑے امپارٹنٹ ایشوز ہوں گے اور جن پر شاید اس گورنمنٹ کو بہت زیادہ فوکس بھی کرنا پڑے گا, اور جو شاید ٹیسٹنگ ٹائم بھی ہوگا کہ اس پہ وہ کیا کر پاتے ہیں. جی بنی کٹھوا سے ایک اپڈیٹ ہے. ڈاکٹر رمیشور سنگھ جو ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے, ہی ہیز ون دس سیٹ بائی 1354 ووٹوں سے. وہ بنی کٹھوا کی سیٹ جو ہے ڈاکٹر رمیشور سنگھ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے 1354 ووٹ سے یہ سیٹ جیت چکے ہیں. جی اسٹیٹ ہوڈ کی جو ریسٹوریشن ہے, ریاض ملک صاحب میں آپ کی جانب آ رہا ہوں کہ یہ جو ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ ہے, حالانکہ جو مرکزی سرکار ہے یا بی جے پی ایز پارٹی ہے دے ہیو آلریڈی پلیجڈ دیٹ اٹ ول بی ریسٹورڈ, لیکن ایز آن ڈیٹ ہمارے پاس کوئی ٹائم فریم یا کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے کب ریسٹور کیا جائے گا. ایون جب وہ کہتے ہیں کہ اٹ ول بی ریسٹورڈ ایز سون ایز پاسبل,
یہ کوئی ڈیفینیٹیو ٹائم لائن نہیں ہے, کوئی اشارہ اس سے نہیں ملتا ہے کہ کب یہ ہوگا. تو آج کی ڈیٹ میں یہ ایک بہت بڑا بارگیننگ چپ ہے ایز فار ایز سینٹر از کنسرن. So do you see this restoration of statehood figuring somewhere in the bargain, both in terms of government formation اور thereafter جو گورننس ایشوز وغیرہ ہوں گے اس میں؟ نہیں, گورنمنٹ فارمیشن میں تو بارگیننگ چپ نہیں رہے گا, گورنمنٹ فارمیشن ہو جائے گی, اس میں تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہونا چاہیے. این سی کانگریس کی گورنمنٹ بنتی ہوئی صاف نظر آ رہی ہے, ان کے پاس نمبرز ہیں, لیکن اس کے بعد یقینی طور پہ اس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی. حالانکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں تک اسٹیٹ ہوڈ کا تعلق ہے تو یہ اوپن ہے. سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے جب وہاں گورنمنٹ آف انڈیا نے باضابطہ ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے کہ ہم اس کو ریسٹور کر رہے ہیں, تب سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اس میں جائیں گے ہی نہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن. ملک صاحب, ایک اپڈیٹ, سری نگر شہر کی جو ہبا قدل کانسٹیچوئنسی ہے, شمیم فردوس جو ہے, شمیم فردوس نیشنل کانفرنس کی جو کینڈیڈیٹ ہیں, وہ 5725 ووٹ سے یہ سیٹ جو ہے جیت چکی ہے. ہبا قدل کی جو سیٹ ہیں وہ نیشنل کانفرنس نے ریسٹ کر لی ہے. شمیم فردوس ان کی جو کینڈیڈیٹ تھی وہ یہ 5000 سے زائد ووٹ سے جیت چکی ہے. جی ملک صاحب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ جو ہے چونکہ گورنمنٹ نے حلف نامہ کورٹ میں جمع کرایا ہے کہ ہم ریسٹور کریں گے, لہٰذا ہم اس بحث میں جائیں گے ہی نہیں کہ یہ آئینی طور صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا. اور کل بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کل باضابطہ سپریم کورٹ میں ایک اور پیٹیشن جمع ہو گیا ہے جہاں عرضی گزاروں نے فوری اس پہ سماعت کی گزارش کی ہے اور ریاستی درجہ بحال کرنے کی سپریم کورٹ کو اس میں مداخلت کرنے کی استدعا کی ہے. تو یہ ایک لڑائی کا وہ جو ہے رہے گا اس میں, اس مسئلے کو لے کر. گورنمنٹ آف انڈیا بھی چونکہ ان کی حکومت بنتی ہوئی یہاں نظر نہیں آ رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بھی آرام سے گیو ان کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاستی جو یہاں یو ٹی کی گورنمنٹ ہوگی ان کے لیے اور بھی مسائل ہوں گے. دیکھیے, ہمیں لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ جو مالی معاملات ہیں, مالی معاملات میں بھی کانکرنس ایل جی کی لینی ضروری ہے. یہاں وعدے کیے گئے ہیں کہ 200 یونٹ مفت بجلی ہم دیں گے, تو وہ 200 یونٹ دینے کے لیے اس میں بھی مالی معاملات حائل ہیں, اس کے لیے بھی فائل ایل جی کے پاس جانی ہے. دربار میں کہا گیا کہ ہم ریسٹور کریں گے, اس میں بھی مالی مسائل انوالو ہیں, تو وہ فائل بھی ایل جی کے دفتر جانی ہے. اور 1 لاکھ نوکریوں کی بات کی گئی ہے, اس میں بھی مالی مسائل انوالو ہے, تو وہ فائل بھی ایل جی کے دفتر جانی ہے. کیبنٹ کا جو کوئی بھی پروپوزل ہوگا وہ پہلے کیبنٹ میں جانے سے پہلے ایل جی آفس بھیجنا ہے. تو اس حکومت کے لیے حکومت کرنا یہ پھولوں کا وہ جو ہار نہیں, یہ کانٹوں کا سہج ہی ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ ہر قدم پہ, ہر مرحلے پہ انہیں وہ کانٹوں کی چبھن جو ہے وہ محسوس کرائی جائے گی. انفیکٹ ہم دیکھ چکے ہیں آلریڈی, ہم بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں فرام انڈین مین لینڈ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ راج بھون کس طریقے سے الیکٹڈ گورنمنٹس کے کام کاج میں انٹرفیئر کر رہا ہے. اور پرٹیکولرلی جب ہم یوٹیز کی بات کرتے ہیں تو دلی کی ایک سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ہے, پڈوچری کی ایک اچھی خاصی مثال ہمارے سامنے ہے. تو اگر جو کرنٹ جو حالات ہیں ان میں اگر نئی جو منتخب حکومت ہوگی, اگر وہ نان بی جے پی پارٹیز کی بنتی ہے جے اینڈ کے میں, اگر وہ کچھ کر ہی نہیں پائے گی وداؤٹ دا کنکرنس آف ایل جی, دین وٹ گڈ از دیٹ گورنمنٹ گوئنگ ٹو بی. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا روپ صاحب. جی, وہ یہ ہے کہ یہ جو دہلی سری نگر ریلیشنز ہیں, جی, اس کو آپ پارٹی پرزم سے نہ دیکھیں. جی, جب مرکز میں کانگریس کی سرکار تھی اور جموں کشمیر میں عمر عبداللہ چیف منسٹر تھے, انہوں نے فیزڈ مینر میں آرم فورس اسپیشل پاورز ایکٹ کو وڈرا کرنے کی بات کی. جی, وہ فائل اٹک گئی جناب ہوم منسٹر پی چدمبرم کے آفس میں, اور اس پہ کافی لے دے ہوئی. عمر عبداللہ صاحب نے دلی میں بھی پریس کانفرنس کی, یہاں بھی پریس کانفرنس کی. حالانکہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس لائک مائنڈڈ پارٹیز ہیں. جی, ایسا نہیں ہے کہ دلی اور سری نگر ریلیشنز ہمیشہ صحیح رہے. اس بار کے الیکشن کیوں ڈیفرنٹ ہیں؟ کیونکہ اس بار مرکز میں بی جے پی ہے, اور بی جے پی کے خلاف بہت زیادہ پوسچرنگ کی ہے نیشنل کانفرنس نے. اور یہ اس وقت ابھی تک جب ہم بات کریں ابھی تک بھی یو ٹی ہے, اور گورنمنٹ فارمیشن بھی یو ٹی کے اندر ہی ہوگی. اور کل کو یہ جو دلی سری نگر ریلیشن شپس ہے یہ کہاں کہاں پہ روڑے اٹک جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے پاور کی بات کی, تو پاور میں خود نیشنل کانفرنس نے کمارم منگلم کے ساتھ 2000 میں وہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اس کو وہ سامنے لا کے دیں گے کہ آپ بھائی اس کو کیسے سبورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کی بات ہے,
या जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स यहाँ होती रही हैं 90s से, जब शोरिश बहुत ज्यादा थी, शदीद थी, हालात खराब थे, तब हमें यहाँ देखने को एक रिवायत मिलती थी कि ईद या रमजान से पहले एक होम डिपार्टमेंट की स्क्रीनिंग कमेटी होती थी कि जिन लड़कों को आपने मुख्तलिफ इल्जामात के तहत बंद किया है उनको छोड़ा जाएगा एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। जी आप देखें, ट्रेगाम कुपवारा से सैफुल्लाह मीर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कामयाब हुए हैं 3,340 वोट से। ट्रेगाम कुपवारा से सैफुल्लाह मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये सीट जीत ली है 3,340 वोट से। इनफैक्ट मैं आप सभी पैनलिस्ट से मुआजरत चाहूंगा कि मुझे आपको बीच बीच में नहीं, जरूरी है नाज़रीन को देखना भी इंतजार है लोगों को। बिकॉज कभी अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बात कर रहा होता है, फिर जब कोई बीच में टोक देता है तो वो एक थ्रेड जैसे कटता हुआ दिखता है। जी प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि दिल्ली श्रीनगर रिलेशंस इतने ज्यादा पैची और इतने ज्यादा जो है ना वो थॉर्नी रहे हैं कि मनमोहन सिंह जब वजीर आजम थे तो उनके दौर में 5 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए। उनमें से एक वर्किंग ग्रुप का मैंडेट ही ये था कि दिल्ली और श्रीनगर के बीच ताल्लुकात कैसे अच्छे रहें। जी। तो मुझे खदशा है कि बीजेपी वहां पे सरकार है और यहां पे उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर होंगे, तो ये किस तरह से बैलेंस कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी जादूगरी दिखानी होगी कि आप दिल्ली श्रीनगर रिश्तों को भी बहाल करेंगे और नई दिल्ली की हुकूमत से लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए रियायत भी लेंगे, कंसेशंस भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जैसा कि रियाज साहब ने कहा, अगर इसी को एक प्रेफेस ले लेते हैं तो क्या तांत्रे साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रीथिंक कर सकती है फॉर इट्स इन टर्म्स ऑफ इट्स अलायंस विद कॉन्फ्रेंस? जो रियाज साहब ने कहा उसके तनाजुर में ये कह रहा हूं कि इस वक्त तो वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ अलायंस करके वो ये इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन जो डायनेमिक्स सिचुएशन के हैं, क्या उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रीथिंक के लिए मजबूर हो सकती है? तो मेरे ख्याल में एक इसमें भी हमें जी तांत्रे साहब सॉरी, आरिसपुरा जम्मू से जो है जम्मू साउथ, आरिसपुरा जम्मू साउथ सीट जो है वो डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना है, बीजेपी के कैंडिडेट है, उन्होंने ये सीट जो है जीत ली है। जी तांत्रे साहब। असल में ये जैसा रियाज साहब ने कहा कि श्रीनगर और दिल्ली का जो मामला है, जो खुद वजीर आजम यहाँ अपनी तकरीर में कई बार कह चुके हैं कि दिल्ली और दिल की दूरियां मिटाने की बात कही गई है जी। और मेरे ख्याल में इस इलेक्शन के बाद एक बार फिर मसला वही आता है कि यू हैव टू वॉक द टॉक। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी अपनी पोस्चरिंग में कुछ तब्दीलियां और लचक लाना तो जरूरी हो जाएगा, लेकिन वजीर आजम के लिए और मरकज की हुक्मरान पार्टी के लिए भी अब जबकि उन्होंने इलेक्शन कराए हैं और क्रेडिट भी ले सकते हैं कि बड़े हमने फ्री फेयर और आज़ादाना माहौल में चुनाव कराए और उसके ताल्लुक से एक मैंडेट सामने आया, तो उस मैंडेट को किसी न किसी तरह से कबूल करना और उसका रिस्पेक्ट करना जो है वो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि जैसा इन्होंने कहा रियाज साहब ने कि पहले का तजुर्बा जो है वो हमें यही बता रहा है कि दिल्ली और श्रीनगर के ताल्लुकात जो हैं वो कभी भी स्मूथ नहीं रहे और इसमें बड़ी ही दुश्वारियां हायल रही हैं और अब की बार तो वो दुश्वारियां कई गुना बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन क्या दोनों फोर्सेस, दोनों पार्टियां, उसका मतलब है कि मरकज की हुक्मरान पार्टी और यहाँ जो बनेगी हुकूमत, इतनी जिम्मेदारी और मैच्योरिटी का सबूत देंगे कि इस रियासत में एक नई बिगनिंग की जाए और यहाँ से आगे बढ़ा जाए और इसको माजी में ही कैद न रखा जाए, मुस्तकबल की तरफ कोई जस ली जाए। तो मेरे ख्याल में उस ताल्लुक से ये मरकज की जो हुक्मरान पार्टी है उस पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि इस मैंडेट का एहतराम करते हुए वो एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है इस हुकूमत के साथ वर्कआउट करने में अपनी तरफ से भी कुछ लार्ज हार्टेडनेस का मुजाहरा करें। नहीं करेंगे तो फिर ये हुकूमत का चलना और यहाँ कोई आगे बात बढ़ना और अवाम ने जो एतमाद इस हुकूमत पे जाहिर किया है, जो जमहूरी निज़ाम पे जाहिर किया है, उसके फिर से मुतज़लज़ल होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। मैं रूफ साहब के सवाल का जो हिस्सा है ना वो बहुत दिलचस्प सवाल था और बहुत ही अहम, बाकी बातें तो इन्होंने की मुश्ताक साहब ने। मैं ये कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी ऐसा नहीं करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि उसके सामने पीडीपी का हशर बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि पीडीपी के बारे में ये है कि उनका जो बीजेपी के साथ अलायंस था उनको वही सजा लोगों ने दी है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बारामूला से एक ब्रेकिंग आ रही है रियाज साहब। बारामूला से जावेद हसन बेग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये सीट जो है 7,514 वोट से जीत ली है। बारामूला की जो सीट है, जावेद हसन बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट 7,514 वोटों से जीत चुके हैं। जी मैं वही कह रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इशारा आपने किया कि क्या वो
सेंटर स्टेट रिलेशंस को बेहतर करने के लिए बीजेपी के साथ अलाई कर सकते हैं, कांग्रेस को तलाक दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो डायनेमिक्स पिछले 10 साल से हुए हो, जिसमें पीडीपी का जो हशर हुआ है, वो पॉलिटिकल डिक्लाइन हुआ है, उसमें बुनियादी फैक्टर वही कहा जा रहा है कि दे हैव मेन स्ट्रीम्ड बीजेपी इन कश्मीर। ऑल्दो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो बुनियादी लीडरशिप है, उस पर यह भी इल्जाम है कि दे हैव ऑलरेडी मेन स्ट्रीम कांग्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर इन 60s एंड 70s। तो इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी ये दे विल नॉट वॉक दैट पाथ। जी जी नाज़रीन, हमारा ये जो खुसूसी नशरियात का सिलसिला है ये जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं। देखा कि आजकल जो है यूथ में काफी एंथुसियाज्म है वोटिंग के हवाले से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी की जीत है और जमहूरियत पे लोगों का एतमाद है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जमहूरियत की जीत है और अब ये जमहूरियत ग्राउंड लेवल तक जा रही है, एक जमहूरी फिजा कायम हो रही है। मे कर पन वोट कास्ट, मे चुन पन कैंडिडेट, लोकल मुद्दों खतर चुन मे कैंडिडेट। अम कन वोट त्रा कि सैनिस इलाकस बन तरक्की। वोट जो अभी हम डाल रहे हैं वो डेवलपमेंट और अपना नुमाइंदा चुनने के लिए हमें यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, और बाकी जो भी यहाँ पे यूथ बेरोजगार यूथ है तो उनके लिए कुछ रोजगार फराहम होना चाहिए, इसलिए हमने वोट कास्ट किया। है कि हमारे यहाँ हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम यहाँ की सियासत को चाहते हैं आगे बढ़ाना और एक अच्छे नुमाइंदे को लाना चाहते हैं असेंबली में जो यहाँ के लोगों की बात करे। उनसे पूछना चाहेंगे आप किस मकसद से यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं? जी, मकसद ये हमारा है कि डेमोक्रेसी का पार्ट है, वोट डालना ज़रूरी है, अपना नुमाइंदा चुनना है, मसाइल होते हैं उनको हल करना ज़रूरी है। जी नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक के दौरान में हमारे साथ डीपीएपी की स्पोक्स पर्सन सुजादा बशीर साहिबा जो हैं जुड़ चुकी हैं। इससे पहले मैं ये गुफ्तगू सिलसिला शुरू करूं फिर से, तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे देते हैं। वो ये है कि बाहू जम्मू की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, विक्रम रंधावा बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 6088 वोट से जीत चुके हैं। बाहू
जम्मू की जो सीट है वो विक्रम रंधावा है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो ये जो सीट है 6088 वोट से जीत चुके हैं। जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि सुजाता बशीर साहिबा जो हैं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो पार्टी है DPAP, उसकी स्पोक्सपर्सन हैं। तो हम डायरेक्टली सुजाता साहिबा के पास जाते हैं। जी मैम, सॉरी इफ आई साउंड अ बिट सेनाइल, बट क्या बात है कि आपकी जो पार्टी है उसका कोई अता पता नहीं दिख रहा है आपके इलेक्शंस में? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम देयर वाज एनी प्रॉब्लम तो ऐसा था नहीं कुछ, बिकॉज आज़ाद साहब की तबीयत खराब हो गई जी, एंड जो उन्होंने पहले ही कह दिया कि दैट मैं कहीं रैलीज पे नहीं जा सकता हूँ एंड मैं कंटेस्ट नहीं कर सकता हूँ खुद। आप लोगों ने वो देखा भी होगा, ही वाज एडमिटेड टू द एम्स ऑल्सो, तो दैट वाज वन मोर रीजन। एंड जो कैंडिडेट्स थे दे वर ऑल डिस्टर्ब्ड, क्योंकि जब पार्टी प्रेसिडेंट नहीं वो नहीं उठ रहे इलेक्शंस में, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सो दूसरे बाकियों ने भी कहा जब पार्टी प्रेसिडेंट नहीं पार्टिसिपेट करेगा सो वी कैन नॉट। एंड उन्होंने फिर ये भी बोल दिया कि अगर मेरे पार्टी में से कोई भी कैंडिडेट इलेक्शंस में आना चाह रहा है सो दे कैन, एंड बट आई कांट हेल्प देम इन द रैलीज और एज अ financially. So that was the reason. Otherwise ऐसा कुछ नहीं है. You have seen we have put some of the candidates. एक्चुअली मैं एक ब्रेकिंग दे रहा हूं, वो ये कि पटन बारामूला से जावेद रियाज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, वो ये सीट 2316 वोट से जीत चुके हैं। पटन बारामूला की जो सीट है, जावेद रियाज जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, 2316 वोट से ये जीत चुके हैं। जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। So that was the reason कि हम लोग लाइक सारी सीट से कैंडिडेट्स नहीं लड़वा सके, बट जिन्होंने भी लड़ा है, जो भी कैंडिडेट्स, दे आर ऑन लाइक और सेकेंड नंबर और ऑन थर्ड नंबर्स। इतना कुछ लाइक दे वर्कड हार्ड डे एंड नाइट्स। तो बाकी पार्टीज की तरह आपने देखा होगा, उनको कोई हर एक कोई कहीं से जा रहा था, उनके चेयरमैन, उनके MP सब जा रहे थे उनके साथ, बट हमारी जो पार्टी है वो ग्राउंड लेवल पे खुद से हर एक से मिले। इवन दो पार्टी प्रेसिडेंट वाज नॉट फीलिंग वेल, ही वाज इन एम स्टिल, जो भी कैंडिडेट डाले जस्ट सी देयर ग्राफ वेयर दे आर। क्योंकि अगर हम बाकी पार्टीज का भी देखेंगे, दो कि वो 25 ईयर्स से भी यहाँ रह चुके हैं, 20 साल से रहे हैं, कुछ पार्टीज तो 5-8 साल से भी है, बट उनका ग्राफ भी देखिए और हमारे कैंडिडेट्स का ग्राफ भी देखिए। जस्ट पीर बिलाल साहब का देखिए, ही इज ऑन अ थर्ड नंबर, जो कि लाइक मुझे लगता है लास्ट एक दिन उनको आज़ाद साहब आए हैं वो रैलीज के लिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इतनी कोई पार्टीज है जिन्होंने 1-2 साल में इतना कुछ ना कवर कर सके हैं। बाकी इंशाल्लाह विल कम इन द नेक्स्ट, एंड देखिए ये पार्टीज भी क्या करती है, क्योंकि इट्स अ चैलेंज फॉर हूसोवेयर विन्स। NC एंड कांग्रेस, आई कॉन्ग्रेचुलेट देम, एंड देखते उनके सामने चैलेंज है वो क्या कर पाते हैं। इनफैक्ट मेरा जो अगला सवाल था वो आपसे यही होने जा रहा था कि चले ठीक है DPAP जो है अब की बार खाता नहीं खोल सकी, लेकिन जो पार्टीज दोज हु हैव फेयर्ड वेल इन दीज इलेक्शंस, पर्टिकुलरली नेशनल कॉन्फ्रेंस एज फार एज वैली इज कंसर्न एंड भारतीय जनता पार्टी एज फार एज जम्मू रीजन इज कंसर्न, तो DPAP इन नताइज को कैसे देखती है? वी टेक इट एज अ पॉजिटिव, बिकॉज ये लोगों ने उनको जिताया है, ऐसा नहीं है कि लाइक खुद से कोई वोट गया है, क्योंकि जब तक लोगों की मर्जी नहीं थी, दे सिलेक्टेड द राइट कैंडिडेट एंड राइट लीडर, बिकॉज इट वाज एक्चुअली अ फाइट बिटवीन आई शुड से और आई शुड नो, आई डोंट नो, बट इट वाज अ फाइट अगेंस्ट द BJP। जो यहाँ आर्टिकल हट गया, देन द थिंग्स वेयर ऑल जो गोइंग ऑन, जो उन्हें प्रोमिसेस किए थे दे कुडंट फुलफिल ऑन टाइम। तो अब उसके बदले अब जो NC एंड कांग्रेस का है, इट इज फॉर दैट कि लोगों ने उनको वोट किया कि नहीं, वी आर विद द लोकल पार्टीज एंड वी आर विद द NC। अदरवाइज अगर आप देखें तो लोग उनसे भी उतने खुश नहीं थे, बिकॉज दे वर ऑलवेज सेइंग कि इन्होंने 70 साल क्या हमें दिया, बट देयर वाज एनी ऑप्शन। जी डेफिनेटली दे सेलेक्ट दिस वन। नहीं, ऑप्शंस तो थे, बट पीपल एक्चुअली चोज टू पुट देयर वेट बिहाइंड नेशनल कॉन्फ्रेंस इन वैली एंड BJP इन जम्मू। और अगर हम देख लेते हैं तो BJP जो है अभी तक जम्मू में, रियाज मलिक साहब आपको मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि BJP जो है पिछली बार कोई 25 सीट्स उनके पास थी, 25 सीट्स थी उनके पास, तो अब की बार जो है 30 के आसपास दिखती हैं। सो देयर इज visible improvement in its seat tally in Jammu. तो
इससे क्या इन्फ्लुएंस हम निकाल सकते हैं कि जो कुछ भी जो अगस्त 2019 के डिसीजंस थे, तो क्या वो जम्मू जो रीजन जो है उन सबको एंडोर्स कर रहा है एंड रिसाउंडिंगली एंडोर्स कर रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ पे वैल्यू उन्हीं डिसीजंस को रिजेक्ट करती हुई दिख रही है? एक अपडेट खानियार श्रीनगर से एक अपडेट है, वो ये है कि खानियार कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि श्रीनगर की है, वहां से अली मोहम्मद सागर साहब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, वो 39 वोट 8,539 वोट से ये सीट जो है जीत चुके हैं। जी मलिक साहब। तो मैं अर्ज कर रहा था ऐसा भी नहीं है। आप देखिए चिनाब में जो है अर्स्टवाइल जो चिनाब था डोडा डिस्ट्रिक्ट था, अभी डोडा किश्तवाड़ है। हम पहले ही कह रहे थे कि किश्तवाड़ से 2 और डोडा से 2 सीटें जो है बीजेपी निकालने में कामयाब हो जाएगी। रामबन की एक सीट भी बीजेपी निकाल लेती थी, लेकिन इस बार वो रामबन से हार गए हैं, किश्तवाड़ की एक सीट भी हार गए हैं, डोडा की एक सीट भी हार गए हैं, पीर पंचाल में एक सीट, टोटल 7 में से एक सीट बीजेपी ले पाई है। तो जो जम्मू बाकी प्लेन्स ऑफ जम्मू है उसमें कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी और जम्मू प्रॉपर, वहां के लोगों ने बिल्कुल बीजेपी को इस बार एक दफा फिर मैंडेट दिया। उन पे 5 अगस्त 2019 के जो फैसले हैं उनका कोई असर नहीं है, बल्कि जम्मू का जो प्लेन्स ऑफ जम्मू है उनके मैंडेट से लग रहा है कि जम्मू के लोगों ने उन फैसलों को एंडोर्स किया जो 5 अगस्त 2019 को लिए गए थे। कंट्रास्ट जो है कश्मीर में बिल्कुल इसके बरकस है, यहाँ लोगों ने उसके खिलाफ वोट डाले हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो ये जो बिल्कुल पोलराइजेशन दिख रही है पोलराइजेशन जम्मू के प्लेन्स में और वैली में, रियाज मसरूर साहब इसको इट इज गोइंग टू क्रॉप अप, जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे बनती है तो उनके लिए ये एक चैलेंज होगा, ये जो बहुत बड़ा गल्फ जो है जो और भी ज़्यादा गहरा रहा है और भी ज़्यादा वाइडन हो रहा है, उसको पाटना एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है, बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है किसी भी डिस्पेंसेशन के लिए। जी देखें, ये बहुत पुरानी बात है। जम्मू में 2002 के बाद से एक चर्निंग शुरू हुई। जम्मू के लोगों में ये नैरेटिव बिल्ड हुआ या किसी ने किया कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पे कश्मीरियों की हेजमनी है, इस हेजमनी को या तो ख़त्म करना है या हमें इक्वलाइज करना है। तो मैं आपको एक, ये तो लतीफ़ा ही है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो यहाँ फुट ब्रिज इनॉग्रेट हो रहा था लाल मंडी के पास। तो मैंने उनसे कहा कि आप कुछ बताएंगे इस बारे में। उन्होंने कहा कि हम ऐसा ही फुटब्रिज जम्मू में भी बनाएंगे। तो ये एक अजीब सी बातें हैं कि जो कुछ जम्मू में कर रहे थे, जैसे मिसाल के तौर पर गोल्फ कोर्स है, गोल्फ के लिए कश्मीर का जो लैंडस्केप है या टोपोग्राफी है वो बहुत आइडियल है, लेकिन वो वहां भी बनाना है, आपने वहां ढल भी बनाना है, आपने वहां चिनार भी लगाना है। इस तरह से चीजें नहीं होती है। पहले क्या होता था, पहले एक रीजनल इक्वेनिमिटी थी, यानी जो भी चीफ मिनिस्टर होता था वो पूरे पैन जम्मू एंड कश्मीर की बहबूदी, वहां के लोगों की खुशहाली के लिए सोचता था। ये 2002 से एक अजीब सा नैरेटिव शुरू हुआ और 2014 के बाद से इसमें ज्यादा इंटेंसिटी देखने को मिली कि भाई जम्मू के लोग अलग हैं, कश्मीर के लोग अलग हैं, जबकि ये एक ही हिस्सा है। रियाज साहब बीरवा बडगाम से ये अपडेट है, शफी अहमद वानी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये जो सीट है 3,385 वोट से जीत ली है। शफी अहमद वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट बीरवा बडगाम से जीत चुके हैं 3,385 वोट से सीट। जी तो मैं ये कह रहा था कि जब बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत थी या इवन जब कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमत थी, हमने देखा अपोजिशन बेंचेस पे जो बीजेपी के मेंबर्स होते थे उनका फंडामेंटल और प्राइमरी नैरेटिव यही होता था कि जम्मू वालों के साथ जुल्म हुआ है। उसको अगर एनालाइज किया जाए तो उसमें कहीं कहीं कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन इस नैरेटिव ने एक नई पॉलिटिक्स को जन्म दिया जिसको जम्मू वर्सेस कश्मीर कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा कि मुझे लगता है इस इलेक्शन का जो मेन टेक अवे है, पॉजिटिव टेक अवे, वो उस तरह से पोलराइजेशन नहीं है। हालांकि बीजेपी के सीट टैली में इंप्रूवमेंट हुआ है, जैसा कि रियाज साहब ने बहुत खूबसूरत जो है पहलू की तरफ इशारा किया, वो ये कि जम्मू डजंट मीन 3 डिस्ट्रिक्ट्स और 4 डिस्ट्रिक्ट। जम्मू इज अ प्रोविंस जिसमें चनाब वैली है, जिसमें नीलम वैली है, जिसको आप पीर पंचाल कहते हैं। तो इसमें यह है कि ये पोलराइजेशन
हल्की सी कम हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ा मस्बत पहलू है इस रिजल्ट का। बट ये जो है कि हमने अगर खान साहब बडगाम से एक अपडेट आ रहा है, वो ये है कि खान साहब बडगाम की जो सीट है वो सैफुद्दीन भट्ट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। उन्होंने ये सीट जो है 7,811 वोट से जीत ली है। ये एक अपसेट हम कह सकते हैं कि वहाँ पे खान साहब की जो सीट हकीम यासीन जो है एक हिंदी में वो कहते हैं एक दिग्गज लीडर थे, कई दहाइयों से वो इस सीट को रिटेन किए थे। तो ये एक अपसेट दिख रहा है कि वो जो उनकी जो ये सीट है, उनकी ये जो बैशन है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे छीन ली है 7,811 वोट से। जी रियाज साहब, इस पे आप हाँ देखिए, ये जो खान साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इट इज बॉर्डरिंग बीरवा ऑल्सो, इट इज बडगाम ऑल्सो, ये एक रीजन है मतलब बडगाम जिले का। तो बडगाम की पॉलिटिक्स में ज्यादा बेहतर तो इस पर रियाज साहब बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बडगाम की पॉलिटिक्स में 2002 के बाद से एक जमूद सा आया था, वहां पे सैचुरेशन हो गई थी। ऐसा नहीं है कि हकीम यासीन साहब ने कोई काम नहीं किया, उन्होंने कुछ काम भी किए जिनसे लोग खुश हैं, लेकिन वहां पे हकीम यासीन एज एन एंटिटी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कई सालों से पनप रहा था। अब उसमें ऑप्शन उनके पास नहीं मिल रहे थे। अब जो ये सैफुद्दीन साहब हैं, ये तो फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, पॉलिटिक्स में बहुत कम अरसे से हैं, लेकिन चूंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर तले हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार उभर के सामने आई हर जगह पे, तो लोगों ने सोचा कि इस बार हकीम यासीन को रेस्ट दिया जाए। जी, और इसकी दूसरी वजह ये भी है, डिलिमिटेशन भी वजह है। मलिक साहब, आपकी तरफ आऊंगा। पांपोर पुलवामा से हसन मसूदी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 574 वोट से, 574 वोट से, एक बिल्कुल मीगर सा नैरो मार्जिन है, उससे ये सीट जो है जीत रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपने बहुत दिलचस्प पहलू की तरफ इशारा किया। मैं असल में कह रहा था कि ये जो हकीम मोहम्मद यासीन की हार की बड़ी वजह जो है डिलिमिटेशन, जो हदबंदी हुई, इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी था खान साहब, उसका एक बड़ा इलाका काट के उस आधे को बडगाम में डाला गया, आधे को बीरवा में डाला गया, और बीरवा का एक बहुत बड़ा इलाका खाक का वो खान साहब में डाला गया। वो ट्रेडिशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस बैशन हमेशा रहा है, और अब की बार भी हमें पता था पहले ही कि हकीम यासीन साहब की पोजीशन ठीक नहीं है, क्योंकि खाक का 80% वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही गया था, और हम अंदाजा लगा रहे थे पहले ही कि हकीम यासीन साहब इस बार शायद नहीं जीत पाएंगे, और वही कुछ हुआ रिफ्लेक्ट नताइज। बहुत जी रियाज साहब, एक और चीज जो काफी देर से मैं सोच रहा हूं वो है कि जमात की एंट्री इनटू द पॉलिटिक्स, ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है एज फार एज वैली इज कंसर्न, हालांकि अभी तो दे डिडंट डू इट एज अ पार्टी, बट जो उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जो उनके एफिलिएट्स थे, वो एज इंडिपेंडेंट्स इसमें शामिल हुए, एंड पब्लिक प्लेटफॉर्म से जमात के कुछ सीनियर लीडर्स ने उनके कैंडिडेचर को एंडोर्स किया, दो एज इंडिपेंडेंट्स। तो ये जो जमात की एंट्री है इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, रादर मुझको इसे री एंट्री कहना चाहिए, तो इसे आप कैसे देखते हैं, एंड हाउ इज दैट, इफ एट ऑल, दैट हैज इन्फ्लुएंस्ड द आउटकम ऑफ दीज इलेक्शंस? देखें, जाहिर है मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कहूँगा कि जमात इस्लामी के फॉर्मर लीडर्स जो कि एज इंडिपेंडेंट्स लड़े इलेक्शंस में, उनके सीन पर आने से पार्टिसिपेशन पे कोई असर पड़ा या बढ़ी या घटी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि जो पार्टी 35 साल से इंतखाबी रास्ते को तरक कर चुकी थी और लोगों से कहती थी कि आप बायकॉट करें, अब वो खुद इसी रास्ते से आकर अपना पॉलिटिकल एक्सप्रेशन डेमोक्रेटिक वे में जाहिर करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा ये फैक्टर है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई ये समझता है कि जमात इस्लामी और दीगर जो जमातें थीं उस वक्त जो कि इंतखाबी रास्ता नहीं अपनाते थे, अगर उनकी कॉल पे बॉयकॉट होता था और वोटिंग परसेंटेज 44-45% गिर जाती थी, तो उनके आने से जो है वो उस अपने क्लाउड को वोट्स में क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये बहुत ही अलग मामला होता है, क्योंकि वो सीन से गायब थे और उन्होंने गैर मारूफ, जैसा कि रियाज साहब ने कहा, गैर मारूफ चेहरों को सामने लाया जो कि सियासत की सुध-बुध नहीं रखते थे। वो एक मजहबी तंजीम चलाते हैं, तबलीग करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट जॉनर। तो ये एक अलग फील्ड है। इसमें वो अभी शुरुआत उन्होंने की है, हो सकता है 5 साल 10 साल उन्हें लगे, और जब जमात इस्लामी तो कानूनी तौर पे बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनकी पाबंदी हट जाती है और उसके बाद वो खुद को रिकास्ट करते हैं एज ए
रिलीजियो पॉलिटिकल ग्रुप, तो उसके बाद देखा जाएगा। ये उनके लिए मुझे लगता है जितना भी उन्होंने किया होगा, चाहे वो तीसरे चौथे नंबर पे कहीं कहीं आए होंगे, ये उनके लिए काफी है। इट्स काइंड ऑफ ए बिगिनिंग फॉर देम। इनफैक्ट ये आपने एक अच्छी डिफ्रेंसिएशन दी थी कि एज ऑफ नाउ जो जमात इस्लामी है, दो इट इज़ बैंड, वो एज ऑफ नाउ एग्जिस्ट करती है एज ए सोशियो रिलीजियस ग्रुप, और अब जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर उनको वाकई में इलेक्शंस में हिस्सा लेना है और उन पर पाबंदियां हटती हैं, तो फिर उनको एक रिलीजियो पॉलिटिकल ग्रुप बनना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस जो है उनको समझनी होगी और उस पे उसको अपनाना होगा। जी सुजाता साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहूँ, चलो आपसे तो हमने ये मान लिया कि बिकॉज आपके जो पार्टी सरबराह है आज़ाद साहब, ही वाज नॉट कीपिंग वेल, और वो उस हिसाब से या उस शदोमत से इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सके, जिसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी पार्टी के जो परफॉर्मेंस है उस पर पड़ा। लेकिन जो बाकी इंडिपेंडेंट्स वगैरह भी जो है काफ़ी ज़्यादा थे इन फ्रे, बट वो भी कुछ खास करते हुए दिख नहीं रहे हैं। अभी तक भी जो ट्रेंड्स हैं उसमें इंडिपेंडेंट जो है कुछ 7 के करीब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या तो आगे हैं या फिर जीत चुके हैं, विच इज़ नॉट ए बिग थिंग। तो इसको आप कैसे देखेंगे? बिकॉज जो भी ये फेसेस इन्होंने दिए हैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, somehow they were connected to the parties. So when they come into the elections just to cut down the vote, which they couldn't. जो बस एक ये था कि ये वोट कट हो जाए, वोट बैंक उनका थोड़ा सा कट हो जाए, एंड मे बी दे विल कम अप एंड दे विल मेक अ गवर्नमेंट, बट ऐसा कुछ नहीं हो गया, बिकॉज दिस वाज अ फ्लो गोइंग ऑन एनसी। सो जो ये इंडिपेंडेंट जिन्होंने उठाए थे, दे कुड नॉट डू वेल because their cadre in the ground level, everybody was watching. इतनी आपने देखा भी होगा कि ऐसे वो क्या इंडिपेंडेंस थे, they were related to the parties, they were connected to the parties, and उनको वहां से रिजाइन करके then they start as an independent candidate, but they couldn't do it. जी एक अपडेट आ रहा है कोकरनाग अनंतनाग से जफर अली खटाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं जो कैंडिडेट थे, वो ये सीट 6020 वोट से जीत चुके हैं। जफर अली खटाना कोकरनाग अनंतनाग की सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, 6020 वोट से जीत चुके हैं। जी रियाज मलिक साहब, अभी हम बात कर रहे थे खान साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, एक अपसेट दिख रहा है विजिबली, इट मे नॉट बी एज सच फॉर द पीपल लिविंग देयर और द एक्चुअल इलेक्टोरेट देयर, बट एज फार एज हम जैसे लोगों के लिए जो दूर से इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, हमारे लिए एक अपसेट दिख रहा है। तो ऐसा ही अपसेट हमें पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखने को मिल रहा है। एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं और एक बड़े कदावर शिया लीडर हैं, वो हार रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कैंडिडेट से जो कि एक फर्स्ट टाइम एमएलए बनने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ भी हमें ये समझने की ज़रूरत है रूफ साहब कि पट्टन में जो है वोट शिया, ये जो अंसारी साहब थे वो शिया लीडर हैं, जबकि पट्टन कॉन्स्टिट्यूंसी का मेजॉरिटी वोट जो है वो सुन्नी पॉपुलेशन पे मबनी है। तो माजी में क्या होता था, सुन्नी पॉपुलेशन बाइकाट करती थी और अंसारी साहब जीत के ले जाते थे सीट। इस बार सुन्नी पॉपुलेशन ने वोट डाला और वो आपको रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा दिलचस्प, अभी तक जो है 3 इंडिपेंडेंट जो है वो कामयाब हो चुके हैं, 3 में से 2 जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के निकल के वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे, और 4 जो लीड कर रहे हैं, 4 में भी 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी हैं जो लीड कर रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर ये कामयाब हो जाएंगे, ये 4 में 2 और जो 2 जीते हैं, 2 और 2 4 हो गए, ये आज शाम नहीं कल सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस नवाए सुबह आके दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर लेंगे। तो आप 41 और 4 मिला के 45 पे ले जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस को। जी तो आपके कहने का मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे हाफ वे मार्क, मैं तो वही कह रहा हूं पहले, बिल्कुल बिल्कुल वो उन्हें कांग्रेस की हिमायत की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल इनका अपना होगा। एंड इन केस दैट बी द सिचुएशन कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने बलबूते पे 45 के मैजिक फिगर को टच कर लेता है, तो हाउ इज दैट गोइंग टू इम्पैक्ट इट्स अलायंस विद कांग्रेस? क्या कांग्रेस को वो लीवे मिलेगा जो देखिए जाहिर सी इसमें ये मसला होगा कि कांग्रेस अगर ज्यादा सीटें ले पाती तो फिर वजारती काउंसिल में कांग्रेस भी उसी हिसाब से अपना हिस्सा मांगती, प्रोपोर्शनेट हिस्सा वो हो जाता और वो डिक्टेट भी कर सकती थी। अब यह है कि अब कांग्रेस उस पोजीशन में नहीं है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिक्टेट करे कि हमें इतना हिस्सा चाहिए।
अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो है भरोसे पे है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ही डिक्टेट करेगी कि आपको कौन सी वजारत देनी है और कौन सी नहीं देनी है। बट इसका एक फ्लिप साइड ये भी तो हो सकता है कि ठीक है J&K में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डोमिनेंट पोजीशन मैं तो वही अर्ज कर रहा था कि होगी, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनी डिस्पेंसेशन जो यहाँ पे बनती है, दे विल नीड कांग्रेस सपोर्ट लोकसभा। मैं वही अर्ज करने जा रहा था रूप साहब, आपको ये भी समझना होगा कि जो अभी हम बात कर रहे थे LG ऑफिस या दिल्ली के साथ जो लड़ाई चलेगी आगे, उसमें उन्हें कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी, इंडिया अलायंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो उसका असर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेशन, यूटी गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे भी पड़ेगा। उन्हें कांग्रेस को हिस्सा देना पड़ेगा, ये सोच के कि आगे हमें हो सकता है दिल्ली के साथ बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, उसमें उन्हें दिल्ली में कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी और इंडिया अलायंस की जरूरत पड़ेगी जी, तो वो हिस्सा मिल जाएगा जी। अनंतनाग वेस्ट से ये अपडेट है कि अब्दुल मजीद भट्ट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट, वो ये सीट जीत चुके हैं 7,431 वोट से। अनंतनाग वेस्ट की जो सीट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट 7,431 वोट से जीत रहे हैं, मतलब जीत चुके हैं अब्दुल मजीद भट्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं जी। रियाज साहब, एक और जो अपसेट हम कह सकते हैं वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखने को मिल रहा है, जहां पे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह लीजिए, पद्म भूषण भी है, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब अपने ही कजिन जावेद हसन बेग से अच्छे खासे मार्जिन से हारे हैं। इनफैक्ट मुजफ्फर हुसैन बेग जो है वो चौथे नंबर पे है, छठे नंबर पे जी, छठे नंबर पे। ही फिनिश्ड लास्ट, ही फिनिश्ड लास्ट। वो उनका तो कहीं पे अता पता ही नहीं है। तो ये क्या ये अपसेट हम गर्दान सकते, मान सकते हैं कि या फिर इट वाज ऑलवेज रिटन देयर ऑन वॉल? इट वाज इन फैक्ट, बिकॉज उनकी पहले तो बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था अपनी ही फैमिली में, और उसके बाद वहां पे वो जो वागूरा और क्रीरी की टसल रही तहसील को लेकर, उसने भी एक पार्ट प्ले किया। एक मिनट, ये एक अपडेट आ रहा है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहलगाम अनंतनाग से अल्ताफ अहमद वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट जो है वो ये सीट जीत चुके हैं 7,648 वोट से। 7,648 वोट से अल्ताफ अहमद वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट जो है पहलगाम की जो सीट है वो जीत चुके हैं जी। इतना ही अपसेट नहीं, अपसेट कई सारे हैं, पटन और खान साहब ही नहीं है। जैसे आपने कहा मुजफ्फर हुसैन बेग साहब का भी आपने कहा, इसी तरह से हम बांडीपुरा में भी अभी शायद डिक्लेयर नहीं हुआ है, मुझे लगता है वहां से भी एक अपसेट आना बाकी है। और इसी तरह से एक और अपसेट हमने जम्मू में भी देखा कि वहां पे एक्सपेक्टेड था उस सीट पे बीजेपी या कांग्रेस जाएगी थी, लेकिन वहां आप की लीड है। तो इसी तरह से यहाँ जो है कई सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां जो है नॉन ट्रेडिशनल जो है पॉलिटिशियन सामने आ रहे हैं जी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी तक ये जो जिन सीट्स के नताइज आ चुके हैं उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 21 सीटें जीत चुकी है, 20 में आगे चल रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है वो 17 सीटें जीत चुकी है और 12 में आगे चल रही है। कांग्रेस का ताल्लुक है तो कांग्रेस जो है 3 सीटें जीत चुके हैं और 3 में आगे चल रहे हैं। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP जो है वो 2 सीटें जीत चुके हैं और 2 में आगे चल रहे हैं। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो 1 सीट में जो है आगे चल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM जो है वो 1 सीट में आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 1 सीट में आगे चल रही है। एक किश्तवाड़ से एक अपडेट आ रहा है, वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो किश्तवाड़ से जो है वो शगुन परिहार बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो ये सीट जीत चुकी हैं। किश्तवाड़ से शगुन परिहार बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो कामयाब करार पा चुकी है जी। ये भी एक अपसेट है। यहाँ से सजाद अहमद किचलू नेशनल कॉन्फ्रेंस के वेटरन लीडर थे, फार्मर मिनिस्टर थे, सेकंड जनरेशन, और शगुन परिहार फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रही है। अभी इनका ऐलान हुआ था, ये स्टूडेंट है B.Tech की जी। तो अभी कुछ दिन पहले ही पॉलिटिक्स में आई और इन्होंने जो है सजाद किचलू को हराया। ये भी एक अपसेट ही है। और साथ में ये जो क्योंकि हम किश्तवाड़ की बात कर ही रहे हैं तो चूंकि यहाँ मैडम भी बैठी है, इनकी मौजूदगी का यहाँ फायदा उठाएंगे। DPAP का यहाँ इनके एक कैंडिडेट जो हमें लग रहे थे वो मुकाबले में होंगे अब्दुल मजीद वानी साहब डोडा से। आज़ाद साहब का बैशन है जनाब, और वो चौथे नंबर पे फिनिश कर गए वहाँ। मतलब वहाँ भी आज़ाद साहब अपने बैशन में भी बुरी तरह उनका कैंडिडेट हार गया।
तो ये भी एक सरप्राइज। सो फिर मैं सुजाता साहिबा की तरफ आ रहा हूं कि सुजाता साहिबा, ये जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स हैं एज फार एज DPAP इज कंसर्न, क्या ये आपको एक मैसिव रीथिंक पे मजबूर कर रहे हैं, जहां पे आपकी पार्टी को फिर से दे विल हैव टू, वो कहते हैं, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड सी कि क्या किया जा सकता है, इफ एट ऑल दे स्टैंड एनी चांस ऑफ कंटिन्यूइंग विद दिस फॉर्मेशन? देखिए, हार जीत तो चलती रहे। एक ब्रेकिंग पहले आपको दे देते हैं। उधमपुर वेस्ट की जो सीट है वो पवन कुमार गुप्ता BJP के जीत चुके हैं बाय अ मार्जिन ऑफ 14,835 वोट्स। एक बहुत बड़ा मार्जिन है। 14,835 वोट से ये जो सीट है वो जीत चुके हैं उधमपुर वेस्ट की जो सीट है पवन कुमार गुप्ता BJP के। जी, देखिए, हार जीत तो चलती रहती है, ऐसा नहीं है, बट जहां तक हमारी पार्टी का आप बोल रहे हैं कि उन्होंने भी हारा है, जो कि आज़ाद साहब की अपनी एक जगह है जहां से वो है, तो बट ये है कि उन्होंने पहले बोला कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जो एक और इम्पैक्ट था कि नहीं, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स जो फॉर्म भरे हैं वो वापस ले लेंगे, एंड दैट वाज आल्सो ए मैसेज टू द पीपल कि हम लोग वोट कर रहे हैं तो किसको करें। But isn't that indicative of there being lack of coordination within the party itself? That is the reason, because he was not feeling well. He was in a hospitalized. But how can it be कि एक बंदा जो है, if he is heading the party, कि अगर वो उनकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव आ जाता है, उसका पूरा जो इम्पैक्ट है पूरी पार्टी पे पड़ेगा। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो कभी कांग्रेस तो कभी इंडिपेंडेंट, जब वो कांग्रेस में भी गए तो दे डिडंट गेट एनी मैंडेट, तो दैट वाज आल्सो देयर गोइंग ऑन कि ये पार्टी किधर की ओर जा रही है, या इनके कैंडिडेट्स आज कांग्रेस में जा रहे, वहां से भी वापस आ रहे, फिर जा रहे, सो दैट वाज ऑल गोइंग मेस अप। सो वो एक रीजन भी था कि दैट वाज द प्रॉब्लम इन अ पार्टी कि अगर ये यहाँ बुदल राजौरी की जो सीट है, जायद इकबाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, एक बहुत बड़े मार्जिन 18,908 वोट से जीत चुके हैं। बुदल राजौरी की जो सीट है, जायद इकबाल हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, वो 18,908 वोट से ये सीट जो है जीत चुके हैं। जी रूप साहब, ये भी एक सरप्राइज है, इन्होंने अपने मामे को हराया है, चौधरी जुल्फिकार को, जो फार्मर मिनिस्टर है, BJP के कैंडिडेट थे इस बार। तो ये पहली दफा लड़ रहे थे, एंड इतना बड़ा मार्जिन है, कोई लगभग 19,000 वोट्स के करीब का मार्जिन है। वो एक प्रॉब्लम था कि पार्टी। जी सुजाता साहब, आपको मैं सॉरी माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। ताहिर नदीम हमारे नुमाइंदे इस वक्त डोडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी ताहिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही होगी? जी बिल्कुल। जी क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल, अगर जहां डोडा की बात की जाए, यहाँ पर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, डोडा ईस्ट, डोडा वेस्ट और भद्रवाह। जबकि डोडा ईस्ट या डोडा टाउन को जो कहा जाए, जिसके साथ भद्रवाह का कुछ हिस्सा जोड़ दिया गया था, वहां से बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ कि आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला है और वो जो है पहली दफा यहाँ से जो इलेक्शन लड़ रहे थे महराज मलिक, तो वो जीते हुए हैं और उन्होंने अपने नियरेस्ट राइवल जो है गजेंद्र सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी को, उनको करीबन 4,000 से थोड़े ज्यादा वोटों से हरा दिया। ये बहुत बड़ा सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड था। कोई भी एग्जिट पोल या कोई भी जो एनालिस्ट है वो उनको सीट नहीं दे रहा है। वहीं जब डोडा वेस्ट की बात की जाए, ये बड़ा क्लोज कंटेस्ट रहा, क्योंकि BJP और जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट थे, प्रदीप जो है प्रदीप कुमार, उनके बीच में, और जो BJP की तरफ से जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर BJP के शक्तिराज परिहार, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। 12 राउंड तक तो जो प्रदीप हैं, जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट थे, वो आगे चल रहे थे, लेकिन लास्ट के 2 राउंड में उन्होंने बढ़त बनाई BJP की शक्तिराज परिहार ने, और करीबन 2,326 वोटों से वो वहां से जीत गए हैं। लेकिन अभी तक जो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बात करें, जो 27 चुनाव के लिए करीबन जम्मू प्रोविंस की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है इन टर्म्स ऑफ वोटर, तो वहाँ पे 1,27,000 वोटर हैं। वहाँ पे अभी चल रहा है, वहाँ पे 12 राउंड की होती है, लेकिन वहाँ पे जो BJP के दलित सिंह परिहार है, जो फार्मर MLA भी थे वहाँ पे, वो अपने नियरेस्ट राइवल जो हैं शेख महबूब इकबाल
नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनसे करीबन 10,000 वोट आगे चल रहे हैं। जो लगता है कि वो सीट भी जीत जाएंगे। अब सिर्फ 2 ही राउंड बाकी हैं। लगता है कि अगर थोड़ा सा लीड कम हो सकती है, लेकिन जीतने के चांसेस बहुत कम है, वहाँ पे जीत गया है। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें तो वहाँ पर जो है बड़ा क्लोज कंटेस्ट वहाँ भी रहा। लास्ट के राउंड पर जो क्वार्टर नाग के में कहा जाता है कि बड़ी सेफ सीट है बीजेपी के लिए, सुनील शर्मा जो जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, वो कंटिन्यूसली लास्ट राउंड तक पीछे चढ़ रहे थे, लेकिन लास्ट राउंड में उन्होंने 3,000 जो बढ़त बनाई थी पूजा ठाकर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसको भी तोड़ा और 1200 वोट से वो वहां से जीत भी गए। और वहीं जो जहां पर बात की जाए सबसे मेरे ख्याल में क्लोज कंटेस्ट किश्तवाड़ का रहा। किश्तवाड़ में जो पूजा ठाकुर जो बिल्कुल नई कैंडिडेट थी, जिनके चाचा और वालिद को एक टेररिस्ट अटैक में मारे गए थे, उनको बीजेपी ने टिकट दिया था और वो जो है 226 वोटों से वहां अपने नियरेस्ट राइवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है अपने उनसे जीत के आई हैं आगे। और वहीं सजाद टिक्कू साहब से। और वहीं अगर जो तीसरी सीट थी किश्तवाड़ की, जैसे इंदरवाल सीट है, और वहां पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कैंडिडेट था कि प्यारे लाल, जिनको जब अलायंस हुआ तो वो सीट कांग्रेस के हिस्से में गई, वो जफरुल्लाह वहां से लड़े और प्यारे लाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे उनको डिनाई किया गया टिकट एनसी की तरफ से। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा और वहीं जो है जीएम सरूड़ी जो डीपीएपी के आजाद साहब के एक सिपा सालार माने जाते थे और कहा जाता कि उन्हीं की वजह से मेन वजह थी कि जो एक नई पार्टी का वजूद आया था डीपीएपी, वो ऐन वक्त पे उनसे साथ छोड़ के गए और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कांग्रेस की टिकट मिले, वो उनको नहीं मिली और वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां से लड़े। लेकिन फाइनली वहां पे जो प्यारे लाल है उन्होंने हरा दिया इनको जीएम सरूड़ी को 632 वोटों से। बड़ा क्लोज कंटेस्ट रहा वहां पर भी। और वहां पे जो तीसरे जफरुल्लाह रहे जो अलायंस कैंडिडेट थे जो है कांग्रेस के कैंडिडेट, वो वहां पे भी तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग रहा यहाँ पे। वहीं अगर रामबन डिस्ट्रिक्ट में 2 ही थी, वहाँ पे दोनों सीटें सज्जाद शाहीन साहब ने वो जो है एनसी के कैंडिडेट है, उन्होंने विकार रसूल वानी जो साबका प्रेसिडेंट है प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, उनको हराया। हालांकि कहा जाता था जितने भी पोल पंडित हैं या एग्जिट पोल्स में कहा जाता कि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे, सबसे ज्यादा लाल सिंह को लीड पानियाल कॉन्स्टिट्यूंसी से मिली थी, करीबन 20,000 वोट वो वहां से ज्यादा ले गए थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो बीजेपी कैंडिडेट थे। उससे लगता था कि विकार रसूल शायद ये सीट जीत जाएंगे, लेकिन वो सज्जाद शाहीन से हार गए और अच्छे मार्जिन से हारे। वहीं जो रामबन की सीट है वहां पर भी एनसी ने जीत हासिल की है। 8 में से जो 8 सीटें थी चुनाव में, इनमें से जो डोडा ईस्ट, डोडा वेस्ट और भद्रवा ये 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी जीती, 1 आम आदमी पार्टी ने जीती। और जहाँ किश्तवाड़ की बात की जाए और वहाँ पे नागसैनी और किश्तवाड़ की सीट जो बीजेपी ने जीती और एक जो इंदरवाल की सीट है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी कि प्यारे लाल, लेकिन उनका अलायंस जो एसोसिएशन थी वो पुराने वर्कर हैं एनसी के और लगता है कि वो एनसी के पाले नहीं जाएगी, एनसी में वापस चले जाएंगे। और कहा जाता है कि उनको पैटर्नोज भी हासिल थी। उन्होंने कहा था कि उनसे कहा गया था मजबूरी में ये सीट देनी पड़ेगी और उनको गो हैड मिला था, अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं, लेकिन वो वहां से जीत कर रखना है। उसका मतलब है कि ये एनसी के पाले में सीट जाएगी। और वहीं जो रामबन की दोनों सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जीती। जी ताहिर नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाता खोला जी ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए। तो मौका मिला तो आपकी तरफ फिर आएंगे। एक और अपडेट आ रहा है रजौरी से। रजौरी मेन जो सीट है वो इफ्तिखार अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 3048 वोट से जीत चुके हैं। रजौरी की जो सीट है वो इफ्तिखार अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है, वो 3048 सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट जो है इफ्तिखार अहमद, वो जीत रहे हैं 3048 वोट से। मैं माजरत चाहूँगा, असल में मेरा जो ये जो टेलीविज़न लगा है जिससे मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूँ वो इतनी दूर है मुझसे कि मेरी आंखें शायद अच्छी तरीके से उन चीज़ों को, उन फिगर्स को रीड नहीं कर पा रहे हैं। और इनफैक्ट रियाज साहब मेरी मदद कर रहे हैं इन चीज़ों को, इन फिगर्स को कैप्चर करने में। मतलब जी रियाज साहब, ये जो अभी अपडेट्स हमें जम्मू प्रोविंस से मिले तो इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैंने पहले ही इस बारे में हल्की सी गुफ्तगू की थी। वो ये है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस
واقعی طور پہ کہہ سکتی ہے کہ اٹ از اے جموں اینڈ کشمیر نیشنل پین کانفرنس جے اینڈ کے ہے کہ نہیں. تو وہ ڈوڈا ریجن میں بھی پریزنس دکھا رہے ہیں, چناب ویلی میں بھی یہ نا پنچ رجوری کا جو پیر پنجال رینج ہے وہاں بھی پریزنس دکھا رہے ہیں, کشمیر کا تو آپ کو معلوم ہی ہے. تو یہ لوگوں کے لیے بہت اچھی بات ہوتی ہے اگر کوئی پارٹی اس طرح سے ایک پولیٹیکلی سٹیبلائز ہو جائے. اپڈیٹ آ رہا ہے, میں معذرت چاہوں جی پلیز. گا, رام گڑھ سانبا سے ڈاکٹر دیویندر کمار مانیال بی جے پی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اچھے خاصے مارجن سے 14,202 ووٹ سے یہ سیٹ جو ہے جیت چکے ہیں. رام گڑھ سانبا کی جو سیٹ ہے ڈاکٹر دیویندر کمار مانیال بی جے پی کے لیڈر ہیں, وہ یہ سیٹ جو ہے 14,202 ووٹ سے جیت چکے ہیں. جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند رہتا ہے جب کوئی پارٹی سٹیبلائزڈ کنڈیشن میں ہو, اس کا ہر ریجن میں ایک نمائندہ ہو, تو وہ پارٹی پھر اگر کوئی ویژن اس کے پاس ہے بھی یا اس ویژن کا کوئی پارٹ وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اس میں ان کو لوگوں کا بھی سپورٹ ہوتا ہے. اور گورنمنٹ آف انڈیا بھی جانتی ہے کہ بھئی یہ لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس کا یہ فائدہ تو ضرور نیشنل کانفرنس کو ملے گا اگر وہ چاہیں کہ واقعی انہیں جو ہے اس ویژن کو جو انہوں نے سامنے لایا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں. جی سجاتا صاحبہ, ایک اپڈیٹ ہے وجے پور سانبا سے چندر پرکاش گنگا, آپ جانتے ہوں گے پچھلی ڈسپنسیشن سیشن میں بھی منسٹر رہے ہیں, اچھے خاصے بھاری مارجن سے جیت رہے ہیں. انہوں نے 19,040 ووٹ سے جو وجے پور کی جو سیٹ ہے وہ جیت لی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے. وجے پور سانبا کی جو سیٹ ہے چندر پرکاش ہیں بی جے پی کے لیڈر ہیں, وہ یہ سیٹ جو ہیں وہ 19,040 ووٹ سے بی جے پی کے لیے جیت چکے ہیں. جی سجاتا صاحبہ, ہم بات یہی کر رہے تھے کہ ابھی جو ہمیں اپڈیٹ بھی ملے وہاں پہ کچھ کانسٹیٹیوئنٹس میں ایون جو عام آدمی پارٹی ہے دیٹ فیئرس ویری ویل دین یور ڈی پی اے پی, اور یہ وہ علاقہ ہے جو آپ کے پارٹی چیف کا بیشن مانا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ دیٹس ٹرو. میں نے آپ کو یہ اس سے پہلے بھی بولا جو پارٹی میں چینجز آ گئی اینڈ بیچ میں یہ ہو گیا پارٹی پریزیڈنٹ سے دیٹ وی ول ناٹ کنٹیسٹ ان دس الیکشن. دین اس میں جو مجید صاحب تھے like he was also trying to go to Congress, then he said no, I'll stay back here. So وہ ایک اور کنفیوژن تھا لوگوں میں کہ وہ کانگریس سے ہے یا ڈی پی اے پی سے ہے یا لڑ بھی رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے ہیں. ٹوٹل اٹ واز اے کنفیوژن بٹوین دا پیپل کہ یہ ہو کیوں آ رہا ہے آخر. So that is the reason, because I don't think so ایسا نہیں تو ہونا چاہیے. یہ کپوارہ سے ایک اپڈیٹ آ رہا ہے, میر محمد فیاض جو ہے پی ڈی پی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں, he has won کپوارہ seat by 9,797 votes. 9,797 ووٹ سے پی ڈی پی کے جو میر محمد فیاض ہیں وہ کپوارہ کی سیٹ جو ہے جیت چکے ہیں. چلے ایک اچھا خاصا کنسولیشن ہے کہ ساؤتھ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ ریپ کریں. کیا پھر ڈی پی اے پی ایک ایسا ایکسپیریمنٹ تھا جو فیل ہو گیا؟ No, it's not an experiment. کیونکہ یہ پارٹی ابھی 2 سال پہلے ہی بنی ہے, تو لائک ایک میسیج لوگوں تک جانا, اینڈ جہاں تک بھی ہم گئے, اب جو بھی ہم نے دیکھا ہے جہاں گراؤنڈ لیول پہ گئے, ہم نے اپنے بلبوتے ہمارے کینڈیڈیٹس اپنے وہ ایک لائک دیئر اون انفلوئنس ہیز موٹیویٹڈ دا پیپل. اینڈ ابھی آپ دیکھیے سری نگر سے بھی دیکھیے جتنے بھی ہم نے کینڈیڈیٹس اٹھائے ہیں وہ ایک 2nd اور 3rd نمبر پہ آ رہے ہیں. آپ عیدگاہ دیکھیے, غلام نبی پال پوری صاحب ہی از آن دا 2nd. In the morning when you see them that he was like وہ کیا کہتے ہیں مبارک گل صاحب کو پیچھے چھوڑ رہے تھے اینڈ آگے جا رہے تھے. اینڈ سیم از دا حضرت بل اگین آن دا نمبر 3. سو ان کا ہارڈ ورک اینڈ دا پیپل دے نو کہ ہو از ورکنگ آن دا گراؤنڈ لیول, بیکاز جو پارٹیز پچھلے سالوں سے ہے. یہ جو آپ کا آرگومنٹ ہے اپنی جگہ پر صحیح ہے بیکاز یو بینگ دا اسپوکس پرسن آف دا پارٹی, لیکن اس کا ایک کاؤنٹر تو یہ کہہ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو دوسرے نمبر پہ آنا ہے, تیسرے نمبر پہ آنا ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وٹ کاؤنٹس از کہ کس نے جیتا. اینڈ وہاں پہ ایز آف ناؤ ڈی پی اے پی جو ہے, I told you that this was a wave of NC going on. جی So it was like لوگوں میں یہ تھا. چلے ہماری یہ جو گفتگو ہے جاری رہے گی کیونکہ اب جو وقت ہوا چاہتا ہے وہ نیوز کا ہے, تو پہلے ہم نیوز دیکھ لیتے ہیں. کوڈ ویکٹر ٹور اینڈ ٹریولز, ہمارے یہاں ہر قسم کی عمرہ پیکیج دستیاب ہے. ہمارے یہاں اونلی ٹکٹ, اونلی ویزا, اونلی ہوٹل کی انسٹنٹ فیسلٹیز بھی دستیاب ہے.
हर डिस्ट्रिक्ट में पासपोर्ट कलेक्शन के लिए ऑफिस है। 5 स्टार बुकिंग के लिए राबिता करें कोड वेक्टर टूर एंड ट्रैवल्स, खोजापुरा नौशहरा श्रीनगर। कॉन्टैक्ट नंबर 9596690744। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल।